हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ये तो भारत को हरा दिया तुमने। हैं? मैंने कहाँ हरा दिया? हाँ? मैं नहीं आया था इसलिए। कल संडे था तो कल तो छुट्टी थी। अच्छा, और तुम्हारा क्लास चेंज कर दिया गया? कैसा लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा अच्छा? ये एक बीमारी है ना, इसको कहते हैं आप जिस जगह रहते हो वहां से आपको प्यार हो जाता है। अब यहां जो बेच बैठा था ना, उसको आप वाले में भेजा है तो वो वैसे गालियां निकालता है। ये क्या तरीका है, लंबे लंबे क्लास में भेज दिया, पीछे से तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें मास्टर है। यहां पर एक मास्टर लग रहा है, छाती पे चढ़ गया ऊपर, एक इतना ऊपर खड़ा कर देते हो, ऐसे ऐसे देखना पड़ता है मास्टर को। ऐसा होता है, 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। चलो, ये क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने? बीकानेर शुरू कर लिया था ना। चलो थोड़ा सा सुना दो पुराना ना, याद तो होगा, नहीं है तो देख देख के सुना दो। बीकानेर के पुराने नाम क्या क्या थे? अच्छा, बीकानेर में पहला राजा कौन बना था? कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? अपने कौन से काका के साथ? अपने कौन से छोटे भाई के साथ? बीकानेर वाला इलाका कब जीता था? उसे राजा कहां घोषित किया गया? बीकानेर शहर कब बसाया गया? कौन से त्योहार के दिन बसाया गया? इसलिए आखा तीज को बीकानेर में। जोधपुर के कौन से राजा पे अटैक किया? क्या लेने के लिए अटैक किया? कोडमदेसर में कौन सा मंदिर बनवाया? बीकानेर में कौन सा मंदिर बनवाया? बीकानेर के राठौड़ों की वो इष्ट देवी कौन सी है? करणी माता। लूणकरण सर झील किसने बनवाई थी? लूणकरण ने बनवाई थी। लूणकरण जो है वो किसके आशीर्वाद से राजा बना था? और उसे क्या कहा जाता है? कलयुग का कारण। ऐसा कहने वाला कौन है? बिठू सोचा। उसने नागौर के कौन से राजा को हराया था? मोहम्मद खान। जैसलमेर के कौन से राजा को? कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? डोसिक युद्ध में किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? अभी मीरा कहाँ का नवाब था? नारनौल का नवाब था अभी मीरा। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे आगे है आपका जैत सिंह। जैत सिंह जो था कामरान को कौन से युद्ध में हराता है? हराती। कामरान कौन था? हुमायूं। इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में? राव जैतसिंह छंद। ये किताब किसने लिखी थी? इस युद्ध से पहले कामरान कहां पर कब्जा करता है? बटने। कहां पे कब्जा करता है? बटने। अच्छा, उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कल्याणमल। कल्याणमल के टाइम में एक ही बात पड़ी कि एक राइटर है उसके दरबार में, सदाशिव भट्ट, और उसने किताब लिखी है जो किताब हमें किसकी जानकारी देती है? सेनाओं की जानकारी सैनिक हथियार और किलों की जानकारी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे राय सिंह। अकबर ने कितने का मनसबदार बनाया था? 4 राजा। अकबर की साइड में राजस्थान के कौन से राजाओं को लेके आया था? सिरोही का सुल्तान और जालोर का ताज खान। उसने कठौली के युद्ध में किसको हराया था और किसको मार दिया था? फिर अकबर ने कितने परगने दिए थे? कब दिए थे? 1577 के अंदर। कितने परगने दिए थे? 51। फिर जहांगीर ने कितने का मनसबदार बनाया? कहां की जिम्मेदारी सौंपी? किसके विद्रोह के टाइम की बात है? खुद बुरहानपुर में था तो कौन से मंत्री को भेजा उसने? करमचंद को। क्या बनाने के लिए? जूनागढ़ किले में कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? ये राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी थी? जयता। किसने लिखी थी? करमचंद पर कौन सी किताब? करमचंद पे किताब लिखने वाला राइटर कौन था? जयसोम। इस किताब में राय सिंह को क्या कहा गया? राय सिंह ने खुद ने कौन कौन सी किताबें लिखी? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, और ये बाल बोधिनी क्या है? ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि राय सिंह दानवीर आदमी था, इसलिए क्या कहलाता है? राजपुताने का कारण। ऐसा कहता कौन है? राय सिंह एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज। उसने किसके मरसिए लिखे थे? किसके दरबार में रहता था? अकबर ने कौन सा किला दिया था और वहां पर उसने कौन सी किताबें लिखी थी? वैली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दशरथ वराउत, दशम भागवतरा, इतना ही लिखवाया या और कोई लाइन भी थी? वो एलपी तैसीतोरी की लाइन तो नहीं लिखवाई? चलो आप। हाँ, खुसरो कहाँ रुका? खुसरो रुक ही नहीं रहा। सटोरी दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। देख, जहांगीर के 2 अलग अलग बेटे हैं। एक बेटे का नाम है खुसरो, एक बेटे का नाम है खुर्रम। कर्ण सिंह के पास रुका था वो खुर्रम में, है ना? वो खुर्रम ने अलग विद्रोह किया था। खुसरो तो जहांगीर राजा बना था तभी विद्रोह कर देता है। खुसरो ने जब विद्रोह किया तब खुसरो रहता है पंजाब।
खुर्रम ने जब विद्रोह किया तब खुर्रम था साउथ इंडिया, तो अलग अलग बेटे अलग अलग टाइम बाप के खिलाफ विद्रोह करते हैं। खुसरो ने विद्रोह किया, जहांगीर ने पकड़ के उसकी आंखें निकाल दी, बाद में खुर्रम उसको मार देता है। ठीक है, खुर्रम ने जब विद्रोह किया वो भाग के मेवाड़ वालों के पास आया, थोड़े दिन बाद जहांगीर ने उसको पकड़ा भी, उसको गिरफ्तार भी रखा था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। जहांगीर के मरने के बाद वो बादशाह बन गया, नाम रख लिया शाहजहां। खुर्रम का नाम ही बाद में क्या हो गया, समझ में आ गई? पेमेंट कर देना, ठीक, चल। हाँ हाँ, 1522। नहीं तो किसने बताया तुम्हें? है नहीं, थोड़ा सा गलती करती हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी, हाँ ठीक है, चलो आगे से। कहाँ पे? तो तुम्हें मेरे पे कोई विश्वास नहीं? मेरी शक्ल से यूं कमीनापन टपक रहा है, तुम्हें लग रहा बाकी सब सही है, ये झूठा आदमी है। ये मुझे ना स्टूडेंट बड़े क्यूट लगते हो आप, मतलब मेरे मुंह पे आके कहते हो कि तूने लिखा है तो झूठ है, फलान जी ने कहा वो भी सच है, फलाने किताब में लिखा वो भी सच है, फलाने नोट्स में लिखा वो भी सच है, दुनिया में झूठा आदमी एकमात्र तू। मुझे लगता है वो दिन कब आएगा जब स्टूडेंट कहेगा बाकी सब झूठ है, सर ने कहा वो, पर मुझे लगता नहीं कि भगवान ने शक्ल ऐसी बूंदी दी है कि शक्ल देख के लगता है कि ये सच्चा नहीं हो सकता। वो तो मैं कई बार हंसता हूं कि अब तो भला हुआ ऑनलाइन आ गया, इसलिए कम से कम लोगों को शक्ल पता है। पहले क्या, जब तक ऑनलाइन नहीं आया था लोग जानते नहीं थे। फिर मैं पहले दिन क्लास में जाता तो कई तो मेरी तरफ यूं देखते, तू पढ़ाएगा, सच में तू ही पढ़ाएगा। कईयों को और डाउट होता अंदर बैठे बैठे। इससे भी बुरा तब होता जब स्टूडेंट तो चलो 2-3 दिन जब क्लास में बैठता उसको लग जाता कि आदमी ठीक ही पढ़ा रहा है यार, शक्ल जैसी भी हो पढ़ाता तो डंका है, अपने को पढ़ने से मतलब है। अब वो घर पे जाके तारीफ करता, वो कहता हमारे एक राजवीर सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उसके कभी मम्मी पापा आते हैं तो उनकी भी होती कि भाई उन राजवीर सर से तो मिले। अब वो स्टूडेंट मेरे को बाहर ही मिल जाता कि सर मेरे मम्मी पापा ऊपर बैठे मिलना चाहते, मगर नहीं भाई प्लीज मत मिला, तेरे पापा को देखते ही मैं लगूंगा जैसे मैं बजरी का ठेकेदार हूं। इसलिए बनास से अवैध बजरी मैं ही निकालता हूं, मत मिला ऐसा मत कर दूं। फिर उसके पापा चूंकि मिलते हो कहते नमस्ते, पर वो यूं बड़े देखते कि ये मास्टर फिर ये कोचिंग थोड़े दिन ही चलेगी। चलो इसी में एक बात और लिखते हैं, देखो ना, अभी हम पढ़ेंगे एक बंदे के बारे में, एक बड़ा शानदार आदमी हुआ जिसका नाम था एलपी तेसीतोरी। क्या नाम बंदे का? एलपी। मैं भी बता दूंगा कौन है कौन नहीं है। इसने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक लाइन लिखी थी। इसने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा था कि डिंगल का होरेस है। किसका होरेस है? डिंगल का होरेस है। आप एक बार एक लाइन लिखो, फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा। तेसीतोरी कौन है, डिंगल क्या होती है, होरेस क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम। लिखो एक बार, लिखो। एलपी तेसीतोरी ने इसे डिंगल का होरेस कहा था। एलपी तेसीतोरी कॉल्ड हिम होरेस ऑफ डिंगल। एलपी तेसीतोरी ने इसे डिंगल का होरेस कहा था। एलपी तेसीतोरी कॉल्ड हिम होरेस ऑफ डिंगल। एलपी तेसीतोरी ने इसे डिंगल का होरेस कहा था। एलपी तेसीतोरी कॉल्ड हिम होरेस ऑफ डिंगल। क्या कहा था? डिंगल का होरेस। अब सुनना, एक बात और सुनना। अब इसी में एक हेडिंग डालो नीचे, वेली कृष्ण रुक्मणी। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी वापस चर्चा करेंगे अपने। एक हेडिंग डाल लो, वेली कृष्ण रुक्मणी। उस दिन थोड़ी बातें तो मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था भगवान कृष्ण और रुक्मणी पर लिखी गई किताब है वेली। का मतलब लंबी कविताएं जो होती हैं उनको एक प्रकार से क्या बोलते हैं? वेली, है ना। तो वेली तो एक लंबी कविता लिखी हुई जिसका सब्जेक्ट भगवान कृष्ण और उनकी पटरानी जो थे उनका नाम क्या था? रुक्मणी, वो है। अब थोड़ी इसकी बातें पढ़ते हैं। ये बुक इसने गागरोन के किले में बैठ के लिखी। गागरोन पढ़ रहे थे हम, क्योंकि कौन सा किला दिया था इसको? गागरोन। तो वहां बैठ के लिखी। अब सुनना, देखो इसमें दो चीज बात करेंगे। एक तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, एक ये कौन सी स्टाइल में लिखी गई है। राजस्थानी लिखने की दो स्टाइल है। पश्चिमी राजस्थान में जो राजस्थानी लिटरेचर लिखने की जो स्टाइल थी उसको बोलते डिंगल। क्या बोलते? पूर्वी राजस्थान में जो राजस्थानी लिखने की स्टाइल थी उसको बोलते पिंगल। क्या बोलते? भाषा नहीं है,
ये बोलियां नहीं है, पुनः मेरी बात पर ध्यान देना, ये दो स्टाइल है। ये क्या है? पोइट्री लिखने की स्टाइल है। एक पोइट्री लिखने की स्टाइल का नाम डिंगल है, एक पोइट्री लिखने की स्टाइल का नाम क्या है? आइदर इन वेस्टर्न राजस्थान इट्स डिंगल, और आप ईस्टर्न राजस्थान में जाते हो तो क्या हो जाती है? पिंगल। और मोटा मोटा सांतर्य, साहित्य पढ़ेंगे तब मैं लिखवाऊंगा, मोटा मोटा सांतर्य यूं मान लीजिए कि इसमें ब्रिज का प्रभाव आने लग जाए, मथुरा वाला प्रभाव आने लग जाए, वो तो है पिंगल। जिसमें गुजरात वाला टच आने लग जाए, वो कौन सा हो जाए? डिंगल। इसलिए डिंगल अपने राजस्थान में भी चलती है और गुजरात वाले इलाके में भी चलती है, क्योंकि आजकल उसको गुजरात बोलते हैं, किसी टाइम वो अपना राजस्थान था, किसी टाइम वो अपने राजस्थान का पोर्शन ही हुआ करता, इसलिए उधर भी थोड़ी डिंगल चलती है, इधर भी डिंगल चलती है। तो मोटा मोटा से ये है कि एक काव्य लिखने की, पोइट्री लिखने की दो स्टाइल होती है, एक डिंगल और एक पिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ ये बुक लिख रहा है। अब मुझे बताओ, पृथ्वीराज राठौड़ पश्चिमी राजस्थान का है, पूर्वी राजस्थान का है? तो वो डिंगल में लिखेगा कि पिंगल में? डिंगल में। तो आपको कोई पूछे वेली कृष्ण रुक्मणी कौन सी स्टाइल में लिखी है, तो कौन सी? अब और सुनो, अब एक होती है बोलियां। बोलियां जिसमें हम बोलते हैं, अक्सर जो बोलियां होती है, या जिसमें हम लिखने लग जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं बाद में भाषा। क्या बोलते हैं? जो हम बोलते हैं उसको तो बोलते हैं बोली, जिसमें हम लिखते हैं वो क्या होती है बाद में? भाषा। हम जब आगे भाषा पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थानी में अलग अलग बोलियां हैं। तो एक बड़ी बोली जो राजस्थानी की, उसका नाम है मारवाड़ी। क्या नाम है? लगभग पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बोली जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आता है कि नागौर वाला थोड़ा अलग बोल देगा, पाली वाला अलग बोल देगा, बीकानेर वाला अलग बोल देगा। कहीं बोल देंगे इया क्या करो, कई जगह इया, है ना, एन के एन करे, कोई कहते ओ के है, थोड़ा अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं उसमें, बाकी लगभग वो एक जैसा सा चलता है, वो मारवाड़ी है। यदि आप पश्चिमी राजस्थान को अलग से मैप में तोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आप थोड़ा सा नोटिस करके बताइए, बीकानेर गंगानगर ये कौन से साइड में चले जाएंगे? उत्तर। कौन से हम चले जाएंगे? केवल आप जो पश्चिमी राजस्थान लोगे तो उसके तो ऊपर वाला भाग है, तो ये जो लिखी हुई उत्तरी मारवाड़ी में। कौन सी मारवाड़ी में? अब दोनों सवाल हुए आपके। अब कोई पूछे वेली कृष्ण रुक्मणी कौन सी भाषा में? नदन मारवाड़ी। वो पूछे कौन सी स्टाइल में? दोनों उतार लो, लैंग्वेज और स्टाइल, नदन मारवाड़ी और डिंगल। किसके दरबार में रहता है पृथ्वीराज राठौड़? अकबर। ऑब्वियस सी बात, अपनी बुक लिखने के बाद में किसको दिखाएगा? अकबर को। भाई आप कोई काम करो अच्छा तो आप मुझे तो दिखाई दो कि सर ये देखो, देखिए किया कैसा गया। तो वो अकबर के पास गया और उसने अकबर को जाकर, भाई बादशाह अकबर, ये मैंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी, और देखो देखे पढ़ के कैसी लगती है। पर अकबर तो कहां से पढ़े? अकबर अंगूठा छापता था, अकबर तो पढ़ नहीं सकता। तो अकबर के दरबार में एक राइटर था, उस राइटर का नाम था दुर्सा आढ़ा। क्या नाम था? आगे हम पढ़ेंगे। अपने राजस्थान के सिरोही के रहने वाले एक राइटर थे, नाम क्या था इनका? और अकबर ने दुर्सा जी तरफ देखा कि दुर्सा जी ये बुक पढ़ के बताओ देखे कैसी है। दुर्सा जी ने कहा भाई बुक बढ़िया, टाइम लगेगा। दिए 7 दिन, 1 वीक में पढ़ गया। दुर्सा जी पढ़ गया। दुर्सा जी ने आके कहा कि भाई हिंदुओं में 4 वेद होते हैं। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व। मेरा बस चले तो इस किताब को मैं क्या घोषित कर दूं? 5वां वेद। क्या कर दूं? ये किताब उतनी महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण 4 वेद है, इसलिए इसको 5th वेद मान लिया जाए। उन्होंने कहा हिंदुओं में 18 पुराण है। कितने पुराण है? भागवत पुराण, ऐसे सुनते हैं अपने, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो उनका मेरा बस चले तो मैं इसको कौन सा पुराण घोषित कर दूं? कौन सा? अब कोई पूछेगा कौन सी पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है? कोई कहेगा ये किताब किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़। ऐसा कहा किसने था? पहले पढ़ के लिख लो। दुर्सा आढ़ा ने इसे 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड इट 5th वेद एंड 19th पुराण। दुर्सा आढ़ा ने इसे 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड इट 5th वेद एंड 19th पुराण। 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड इट 5th वेद एंड 19th पुराण। कौन सा वेद? 5वां। कौन सा पुराण? फिर भाई साहब इस बुक को एक आदमी ने देख लिया, उस बंदे का नाम है जेम्स टोड। क्या नाम है? अब वो कुछ कहे नहीं तो उसका जी लगता ही नहीं। उसने कहा भाई साहब हो पूछो मत आप, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे में उतनी ताकत आ गई जितनी 10,000 घोड़ों में होती है। कितने घोड़ों में? इस किताब को पढ़ने के बाद 10,000 हॉर्स पावर आपके अंदर आ जाती है। लिखो जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेस।
इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेस। इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेस। कितने घोड़ों का बल है? ऐसा किसने कहा? अब याद रहेगा। अब प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन ये बनेगा, वेली कृष्ण रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़। वेली कृष्ण रुक्मणी कौन सी शैली में लिखी गई थी? डिंगल। वेली कृष्ण रुक्मणी की भाषा कौन सी है? उत्तरी मराठी। किसने इसे 5वां वेद 19वां पुराण बताया था? और किसने इसमें 10,000 घोड़ों का बल बताया? मेंस में कोई कहे कि वेली कृष्ण रुक्मणी पर टिप्पणी लिखी, कमेंट ऑन वेली कृष्ण रुक्मणी, बता सकते हैं? बीकानेर महाराजा राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर के दरबार में रहते हुए गागरोन के किले में ये बुक लिखी, जो इस भाषा में, इस शैली में। इसको दुर्सा आढ़ा ने ये कहा और जेम्स टोड ने ये कहा। बताया जा सकता। अब एक बंदे का नाम लिखा हमने ऊपर, एलपी तेसीतोरी। क्या लिखा है? उस बंदे के बारे में पढ़ते हैं। अपने हेडिंग डालो एक, एलपी तेसीतोरी कौन है, कहां से आया, क्या था? इटली में एक टाउन है, उस टाउन का नाम है उदिने। इटली में एक नगर है, उस नगर का नाम क्या है? उदिने। उस उदिने नगर में एक लड़का है, उस लड़के का नाम है एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है? लुई पिया टेसीटोरी। क्या नाम था? लुई। पर अपने लुई पिया पे ध्यान नहीं देना, अपने तो कितना ध्यान दे देना है एलपी टेसीटोरी। कहां का है? इटली। इटली में कौन से नगर का? पीएचडी करता है वहां पर। आप इसकी पीएचडी का टॉपिक सुनेंगे तो हेरतंगेज वाला टॉपिक था इसका, अचंभे में रहेंगे आप। इसका टॉपिक था भगवान राम। पीएचडी इटली से की है। इटली में पीएचडी का टॉपिक क्या है? अच्छा भगवान, मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि भगवान राम पर भारत में 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो सैकड़ों, पर 2 जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो कौन सी है? ये तो रामायण, एक रामचरितमानस। रामायण जो कि लिखी थी वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस जो कि लिखी थी तुलसीदास जी ने। रामायण जो कि लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और रामचरितमानस जो कि लिखी गई है अवधी, कौन सी भाषा में? जिसमें हमने पढ़ी पद्मावत। पद्मावत पढ़ी। अवध, अयोध्या के आसपास के इलाके को बोलते हैं अवध। अवध की जो भाषा वो कौन सी होगी? यही बात है। इसके पीएचडी का टॉपिक था रामायण और रामचरितमानस में समानता तथा असमानता, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन रामायण एंड राम। क्योंकि कुछ कहानी रामायण में है पर वो रामचरितमानस में नहीं है, कुछ कहानी रामचरितमानस में पर वो रामायण में नहीं। तो इसने उन पे तुलनात्मक अध्ययन किया। ऐसा खूब सारा अपने कर सकते हैं किसी का भी कि भाई कंपेरेटिव कंपैरिजन कर लो दोनों का, तुलनात्मक अध्ययन कर लो, कंपेरेटिव स्टडी कर लो उन दोनों पे, एक तो रामायण पर, एक रामचरितमानस पर। इसका मतलब है बंदा इटली में भी भारत के प्रति लगाव रखता है। वरना आपको मैं कह दूं लो इटली की किसी टॉपिक पे पीएचडी कर लो, तो आपका कहना होगा पहला सर इटली के बारे में हमें एक ही टॉपिक बताया कि इटली एक देश है। इसके अलावा बाकी हम कुछ भी जानते हैं? राजधानी भी 2 बार सोचनी पड़ती है कि सर कौन सी है उसकी, ये रोम है, रोम है, चलो याद आ गई वो तो। या हम सर थोड़ा सा और जानते हैं कि रोम में एक टार्जन टावर है, पर वो भी अभी हम जाने सब सर आपने याद दिलाया, वरना पहले याद नहीं आ रहा था हमें। यही है अपने साथ में भाई, अपने क्यों जाने इटली के बारे में? किसी के में इंटरेस्ट हो तो इटली के बारे में जाने, वरना क्यों जाने? पर इस बंदे को भारत में इंटरेस्ट था, इसलिए भारत के बारे में इसने पढ़ा। मतलब इसके दोस्त इसको कहा करते थे इंडियन लुइस। लुइस था इसका नाम, घर का नाम लुइस था। तो यार ये लुइस तो इंडिया के बारे में सोचता रहता है। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता। अंग्रेजों ने एक इंस्टीट्यूट बना रखा था, उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? कलकत्ता में। कहां पर है इंस्टीट्यूट उनका? क्योंकि अंग्रेजों की शुरुआत की राजधानी कलकत्ता थी, तो उन्होंने कलकत्ता में इंस्टीट्यूट बना दिया, उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या काम करेगी ये सोसाइटी? ये सोसाइटी काम करेगी भारत की जो भी बुक्स है उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। किस में ट्रांसलेशन? वो संस्कृत में लिखी हुई है, फारसी में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इधर कोई इंडिया की किसी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ो और उसका इंग्लिश में क्या करो? ट्रांसलेशन। इंग्लिश में तो करना ही है, यदि किसी को फ्रेंच में आता तो फ्रेंच में भी कर लो, उनका इटालियन में आता तो इटालियन में कर लो। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं इंडियन लैंग्वेज की बुक का यूरोपियन लैंग्वेज की बुक में ट्रांसलेशन। अच्छा, इसके लिए खूब सारे ट्रांसलेटर चाहिए। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको 2-4 भाषाएं आती हो, इंग्लिश भी आती हो, संस्कृत भी आती हो, हिंदी भी आती हो, तभी कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा। तो अंग्रेजों को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जिनको कई भाषाएं आती हो। उनमें एक बंदा ये है, एलपी। अंग्रेजों ने हायर किया इस बंदे को कि आ और इंडिया में आके काम कर। ये कलकत्ता में बैठ के काम करता है। इसको आती थी संस्कृत, हिंदी, फारसी, गुजराती, मराठी और राजस्थानी।
ये सब भाषाएं इसको आया करती थी। तो इसको दे दी कि संस्कृत की बुक्स कर दे, फारसी की बुक कर ले, हिंदी वाली कर ले, गुजराती कर ले, मराठी कर ले। फाइनली इसको कुछ राजस्थानी की बुक मिली। जब ये राजस्थानी वाला ट्रांसलेशन कर रहा था तो इसको थोड़ा मजा आया। इसने पूछा कि यार ये जो आजकल मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं ये कहाँ है इलाका? तो उन्होंने कहा तो राजस्थान है। कहाँ पे पड़ता है? तो उनका देख ले भाई, अपने तो बैठे यहाँ कलकत्ता पूर्वी, और हे ठेठ वहां पे जाके वेस्ट के अंदर क्या पड़ता है? राजस्थान। भाई कलकत्ता पूर्व, अपने कहाँ आ गए? पश्चिम। तो इसने कहा मुझे यहाँ जाके जॉब करनी है। तो अंग्रेजों ने कहा यहाँ तो अपना राज ही नहीं है भाई, राजस्थान पे अंग्रेजों का राज था नहीं, राजाओं का राज था। यहाँ तो तू कैसे जॉब कर सकता है? जॉब तो इधर कलकत्ता में करनी पड़ेगी। तू कहते यूपी भेज दें, बिहार भेज दें, पंजाब भेज दें, साउथ भेज दें, पर यहाँ तो नहीं भेज सकते। उन्हें क्यों? तो यहाँ राजाओं का राज है, यहाँ अपना राज नहीं है। तो उसने कहा ये पकड़ो तो हमारा इस्तीफा, अपने जगह किसी राजा की नौकरी कर लेंगे। और ये अपने जोधपुर के राजा की नौकरी करने लग गया। पर राजा थोड़े कान के कच्चे ही हुआ करते थे। किसी राजा ने जाके, किसी बंदे ने जाके राजा को कहा कि हमने सुना आजकल एक गोरा आदमी आपके यहाँ काम करता है। उनका हाँ यार, वो किताबों की कोई ट्रांसलेशन से करते रहता है बैठा बैठा यहाँ पे, कोई जासूस है वो, और वो तुम्हारी खबरें अंग्रेजों को बताता है। राजा को इतना भरोसा हुआ उस आदमी पे, तहसीतौरी को जोधपुर से निकाल दिया गया। बेचारा खूब रोया, मतलब जोधपुर में हाथाजोड़ी की इसने कि प्लीज मुझे जोधपुर रहने दो, पर नहीं रखा। तो इसको ये आ गया बीकानेर। इसको किसी ने कहा जोधपुर से आके बीकानेर, वहां चला जा। बीकानेर के राजा के पास गए। इसने राजा को जाकर भाई मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। राजा इसको एक लाइब्रेरी में लेके गए। राजा ने कहा कि लाइब्रेरी हमने पिछले कई सालों से खोली नहीं, ताला लगा रखा है, इसमें खूब सारी किताबें, तू जाने तेरा काम जाने। उसमें लगभग 3000 किताबें थी जो हाथ से लिखी हुई थी। ये सारी पढ़ गया और इसने सब किताबों पे फुटनोट लिखे हैं कि किस किताब में कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। राव जेत सिरोच्छंद तभी हमारे सामने है जब तहसीतौरी बीकानेर आया। उससे पहले लाइब्रेरी में दबी हुई किताब थी। हम जानते भी नहीं थे कि बीकानेर के बारे में ऐसी कोई किताब है। यदि तहसीतौरी नहीं आता, उस लाइब्रेरी को नहीं खंगाला जाता। और राव जेत सिरोच्छंद के बारे में हम जानते। ये 1914 में बीकानेर आता है, 1919 तक बीकानेर था। 1919 में इसकी मम्मी डेथ होती है, तो ये इटली जाता है। वापस जब आ रहा होता है, उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। वर्ल्ड वॉर के सैनिक अपने अपने देशों में लौट रहे थे। हर 100 साल में महामारी आती है, जैसे अपने 2020 में है कोरोना। ठीक 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। क्या नाम था? स्पेन के सैनिकों में सबसे पहले आई थी, इसलिए बोलते स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। जैसे इस बार वाले को हमने कहा चाइनीज कोरोना, भाई चाइना से आया, वो वहां से आया, तो हम उसको बोलते थे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारियां वैसी होती है संक्रामक, मेरे से आप में, आपसे अगले में वैसे होती है। इसको वहाँ जहाज में जब ये वापस आ रहा था, इसको इन्फ्लुएंजा होता है। महामारियों के कोई इलाज नहीं होते। जब साइंस इतनी प्रगति कर गई फिर भी कोरोना आया, तब हमारे पास कोई दवाई नहीं थी। बाद में भी एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि ये हो सकती है क्या, ये हो सकती है क्या। कोई किसी से ठीक हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो नहीं। यही हुआ बाद में भी, एग्जैक्टली दवाई तो कुछ मिल नहीं रही थी। तो इसको भी वो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा होता है। ये बीकानेर आता है, बीकानेर में आगे इसकी डेथ हो जाती है। 32 साल की उम्र में मर गया था। कितने साल की? 32 में तो मर गया। उससे पहले वापड़ा सारी किताबें पढ़ गया, उन पे फुटनोट लिख गया। ये बीकानेर खूब घुमा था। इसने बीकानेर के राजा को उस टाइम कह दिया था कि कालीबंगा की खुदाई करवा लो। कालीबंगा जहां सभ्यता मिली है, ये तब बता के गया था कालीबंगा खुदाई करवा लो, और ये तुम्हारी पुरानी जगह, यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर राजा को लगा है यार फालतू में खुदाई करवाएं और कुछ ना मिले, क्यों पैसे लगवाएं। तब इतना ध्यान नहीं था यार, सभ्यताएं भी नीचे होती है और उनके बारे में पता लगता है। क्योंकि अपने सिंधु घाटी सभ्यता भी 1922 में पता चली। ये 1919 में तो वापड़ा मर गया, पर उससे पहले ये बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ सभ्यता मिल सकती है। तो कालीबंगा की पहली बार कोई जानकारी बंदा देता तो वो कौन था? एलपी तहसीतौरी। अब जब ये बैठ के वहां किताबें पढ़ रहा था, तब इसके सामने ये किताब भी आई, वेली कृष्ण रुक्मणी। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत फेमस किताब है, ये भी उसके सामने। इसने जब इस वेली कृष्ण रुक्मणी को पढ़ा तो इसने कहा कि जब मैं इस पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ता हूं, जिसने ये वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी है, जो कि कौन सी शैली में लिखी हुई है? डिंगल। तो मुझे हमारे इटली का एक पोइट याद आता है। यार हमारे इटली में भी एक पोइट था, ऐसे ही लिखता था। उस पोइट का नाम था होरेस। क्या नाम था? तो जब मैं इस पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ता हूं डिंगल में, तब मुझे लगता है कि ऐसा ही हमारी इटालियन में कोई लिखता है, तो वो कौन लिखता है? होरेस। इसलिए डिंगल का क्या है? तुलना तभी की जाएगी जिस आदमी को आपने देखा है। आप किसी बंदे को देख के कहते हो यार ये उतना ही लंबा जितने लंबे मेरे ताऊ जी है ना, ये उतना ही शरीर के अंदर मोटा है जितने हमारे गांव के अंदर फलान जी है। क्योंकि फलान जी को आपने देख रखा है तो उनकी आप तुलना कर देते हो। इसने होरेस को पढ़ रखा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे कर दी? होरेस। होरेस रोमन लैंग्वेज में लिखता था। इटली की लैंग्वेज कौन सी? रोमन। इटली की राजधानी रोम, तो वहां की लैंग्वेज कौन सी होगी? रोमन। अपने वाले ने डिंगल में लिख रखे, इसलिए क्या कहा गया? डिंगल का। पहले पढ़ी, सारी बातें आगे समझ। इस बंदे के 2 सपने थे एलपी तहसीतौरी के। एक तो मैं भारत के अंदर ही मर जाऊं, राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में मर जाऊं और राजस्थान में ब्याह कर लूं। पहला सपना पूरा हुआ, लेकिन दूसरा सपना, क्योंकि अपने वालों ने, किसी ने इसको बाई अपनी नहीं, इसने कहा भी कि यार देख लो अपने वालों का नहीं, हम अपनी बहन बेटी ऐसे विदेशियों को देते। हाँ तुम्हारे यदि कोई बहन हो
थोड़ा सोचा जा सकता है। अपने वालों ने दिमाग लगाया कि इसकी बहन वहां से आएगा, ये गोरा आदमी है, तो बहन फूट रही होगी, अगली पीढ़ियां तो सुधरेगी कम से कम। लेकिन ये अपना दूसरा सपना पूरा यही मरा था, बीकानेर में छतरी बनी हुई है। आपने राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव है, आर्काइव समझते हो, जहां पुरानी किताबें रखी हुई तो उसको बोलते हैं आर्काइव। क्या बोलते हैं? हिंदी वाला शब्द अभिलेखागार, जिसमें अभिलेख रखे हुए उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। वो बीकानेर में। कोई पूछे राजस्थान का स्टेट आर्काइव कहां पर है, तो कहां पर है? बीकानेर। उस आर्काइव के एक कमरे का नाम हमने कर रखा है एलपी टेसीटोरी कमरा, एलपी टेसीटोरी रूम, एलपी टेसीटोरी हाउस। एक कमरा हमने अलग से, कुल मिला के आर्काइव में एक ऐसा रूम है जो किसको डेडिकेट है, क्योंकि एलपी टेसीटोरी रहता ही कहां था? बीकानेर। आर्काइव भी कहां पर है? बीकानेर। एक जैन मुनि थे, उनको इसने अपना गुरुजी बना लिया था। उन जैन मुनि का नाम था धर्मविजय सूरी। क्या नाम था? धर्मविजय सूरी। तो मेरे ना इन जैन मुनि को लिखे हुए इसके कई लेटर पढ़े हुए हैं जो टेसीटोरी इनको लिखता है। वो लेटर आप पढ़ लो तो अपने को लगता है कि इन चुल्लू पर पानी हो तो डूब मरे। इसने सारे लेटर अपने राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे, और कोमा की भी गलती नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि सर इसने कोमा यहां पर गलत लगा दिया, वो भी सही लगा है। इसका ज्यादातर लेटर वैसे मिलते हैं क्योंकि ये दूसरे धर्म का था, ईसाई था। अपनी सारी पुरानी किताबें होती थी मंदिरों में। मंदिर अपने, मैंने एक बार पहले बताया था, मंदिर न केवल पूजा का स्थान थे बल्कि मंदिर हमारे विद्या का केंद्र भी थे, पढ़ाई लिखाई हुआ करती। इसलिए जो भी पुरानी किताबें वो कहां पर मिलती? मंदिरों। अच्छा, पुरानी किताबें ज्यादातर जैनों की लिखी हुई है, सूरी सूरी मिलते हैं अपने को सारे जैनों की किताबें। तो जैनों की पुरानी किताबें किसके मंदिरों में मिलेगी? जैनों के। अब ये किसी मंदिर में जाए तो लोग जाने नहीं देते, वैसा कौन है, तुम्हारा मंदिर में क्या काम है? तो ये बेचारा बाद में इनके लेटर लिखवा के लेके जाता धर्मविजय सूरी के, और ये लेटर दिखाता कि सर ये देखो मुझे उन्होंने भेजा है, तो मंदिर में एंट्री मिल जाती। तो इसके कई लेटर वैसे हैं कि मैं उस मंदिर में गया, मैं फलोदी गया था, मैं पोखरण गया था, लेकिन वहां मंदिर के अंदर मुझे जाने नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपका नाम लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका नाम लेते उन्होंने जाने दिया। मैंने ये किताबें आपके रेफरेंस से वहां पर पढ़ी थी, जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और केवल बातें, ये केवल सामान्य समाचार नहीं, बाकी बातें भी इसकी आप पढ़ोगे तो उसको लगेगा इसकी मेंटेलिटी भी राजस्थान जैसी हो गई थी। एक लेटर के अंदर लिखता है, मेरा भाई फौज में है, उसकी डेथ हो गई है, हालांकि मेरा मन करता है कि एक बार मैं घर पे जाके आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो आया है वो तो, ये अपने नॉर्मल अपनी है कि भाई आसी वो तो है, उसमें क्या करना, आप दुख कितने दिन का होना चाहिए, तो जो आया है वो तो जाएगा, भगवान ने सबके दिन लिखे हैं, उसके इतने दिन लिखे हुए थे। ये सोच के मैं वहां पर गया तो मुझे लगा था बंदा केवल रहता नहीं था राजस्थान में, बल्कि मेंटेलिटी भी कैसी हो गई थी इसकी। बल्ले पड़ गई बातें। लिखो आप एलपी टेसीटोरी। अब सुनो, देखो पहले तो ये लाइन ये लिख लो, लिखो, यह है उदीने नगर का रहने वाला था, कोष्टक में इटली लिख लेना। यह है उदीने नगर का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू टाउन नेम्ड उदीने। यह है उदीने नगर का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू टाउन नेम्ड उदीने। उदीने कहां पड़ता है? इटली। यह है उदीने नगर का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू टाउन नेम्ड उदीने। अब ऐसे लोग हैं ना जो भारत के बारे में जानते हो, उनको हम बोलते हैं भारतविद। क्या बोलते हैं? विद का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, भारत का स्कॉलर, इसलिए भारतविद। इंग्लिश का शब्द होता है इंडोलॉजिस्ट। क्या होता है? जो इंडिया के बारे में जाने वो क्या होता है? इंडोलॉजिस्ट। ये तो भारत, भाई भारत के टॉपिक पर कर रहा है पीएचडी, भारत में काम कर रहा है तो भारत के बारे में जानता है। फिर ये भाषा के बारे में खूब सारी बातें जानता था, खूब सारी भाषाएं जानता, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं लिंग्विस्ट। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक भारतविद था क्योंकि भारत के बारे में जानता था, ये भाषाविद था क्योंकि अनेक भाषाओं के बारे में जानता। लिख लो, यह एक भारतविद तथा भाषाविद था, ही वॉज एन इंडोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट। यह एक भारतविद तथा भाषाविद था, ही वॉज एन इंडोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट। इसने बीकानेर रियासत में कार्य किया था, ही वर्कड इन बीकानेर स्टेट। इसने बीकानेर रियासत में कार्य किया था, ही वर्कड इन बीकानेर स्टेट। इसने बीकानेर रियासत में कार्य किया था, ही वर्कड इन बीकानेर स्टेट। इसने सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम ही गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे तो मैं और खूब सारी बातें वहां बताऊंगा, एक बार सिंपल लिख लो। इसने सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम ही गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। इसने सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी दी थी। इसकी 2 किताबें हैं, लिख लो, पुस्तकें।
लिखो एक बार, मैं समझा दूंगा, आज समझा दूंगा। बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। लिख लिए? नाम बोलो, देखिए दोनों के नाम बोलो आप, क्या क्या? बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थान। पहली किताब देखते हैं। पहला शब्द देखो क्या लिखा हुआ। बार्डी का मतलब पुनः वही होता है, लंबी कविताएं। इंग्लिश में जो लंबी कविताएं हुआ करती उनको क्या बोला करते थे? ये जब वेली कृष्ण रुक्मणी ये पढ़ रहा था, ये अपनी कविताएं तो उनको पढ़ रहा था, तो बार्डिक पे काम कर रहा है। साथ में काम किससे कर रहा था? हिस्ट्री पे। तो इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजू। मैंने कविताएं पढ़ी है और राजस्थान का किस प्रकार का सर्वे किया? हिस्टोरिकल सर्वे। भाई कालीबंगा के बारे में बता रहा है, ये सब हिस्टोरिकल सर्वे, तो और क्या हो गया? दूसरी बुक पढ़ो, कौन सी? द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, मतलब ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी की जो ग्रामर उस पर इसे नोट्स लिखे। ये तो गया ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी है, उसकी जो भी ग्रामर थी उसकी क्या लिखे। तो मेरे को ना कई बार कोई बंदा आके कहता है कि सर एक्चुअली अपने राजस्थानी लैंग्वेज में एक समस्या है। क्या समस्या है? इधर एक्चुअली अपने क्या ग्रामर नहीं है। तो मुझे लगता है अरे यार, यदि तुम अमेरिका नहीं गए इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका नहीं है। यहां टेसीटोरी 1919 से पहले हमारी ग्रामर पर नोट्स लिख रहा था, इसका मतलब 1919 में ग्रामर तो है, तभी तो उसके नोट्स लिखे जा रहे हैं। भाई मैं आपको कहूं कि यार किसी सब्जेक्ट के नोट्स लिख के लाना, तो आप मेरे कहोगे सर इसका बुक दो, कोई मटेरियल दो, तो हम उसके नोट्स तैयार करेंगे। मैं कहता हूं भाई मटेरियल नहीं है, तुम तो नोट्स लिखो। सर ये कोई मतलब थोड़ी होता है। नोट्स उस चीज के होते हैं जिसके कोई ना कोई मटेरियल होता है। इसका मतलब मटेरियल तो पढ़ा था। इसने क्या लिखे थे? 1919 से पहले लिख गया। हम 2023 में ही पूछते हैं कि मटेरियल क्या है, तो उसको भी बताई था। तो अपने भी ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। पढ़ाइए आप तो, और सेव पढ़ा है, और सेव पढ़ा है एकदम। तो अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, एलपी टेसीटोरी इनमें से किस बात के लिए जाना जाता है? तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। राजस्थान में रेलवे के निर्माण के लिए। दूसरा उन्होंने एक ऑप्शन दिया कोई राजस्थान में लोक नृत्यों पर कार्य करने के लिए। तीसरा उन्होंने कोई ऑप्शन दिया राजस्थान में जनजातियों पर कार्य करने के लिए। चौथा उन्होंने ऑप्शन दिया राजस्थान में व्याकरण पर लेख लिखने के लिए। आर्टिकल लिख रहा था और ग्रामर के ऊपर आर्टिकल लिख रहा था, तो याद रहेगा। तो कई बार क्या अगला आपसे बुक का नाम पूछता ही नहीं, बुक अपने आप में काम है ना, तो ये पूछता है उसने काम किस पे किया था। दोनों के नाम बोलो, बुक के नाम बोलो। छतरी भी कहां बनी हुई है इसकी? बीकानेर। लिख लो, छतरी बराबर बीकानेर, सेनेट ऑफ। ठीक है, अब अगला राजा लिखो। कौन अगला राजा बोलो देखे? कर्ण सिंह। कब से कब तक है बताओ? 1631 से 1669। मथुरा की राड़ कब हुई थी? 1644। किस किस के बीच में? अमर सिंह और कर्ण सिंह। वो कर्ण सिंह कहां का राजा था? हो गया क्लियर? यही वो कर्ण सिंह है जो मथुरा की राड़ लड़ रहा था। इसने एक उपाधि धारण की थी, उपाधि का नाम है जांगलधर बादशाह। क्या नाम है उपाधि का? क्या नाम है उपाधि का? बीकानेर के पुराने नाम जांगल देश और रातिक। जांगल के देश का बादशाह, इसलिए उपाधि क्या हो गई? 2 सवाल। कोई पूछेगा बीकानेर में कौन से राजा ने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की थी? कौन सी रियासत के राजा जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते? क्योंकि कर्ण सिंह के बाद जीते राजा हुए, नाम क्या लगाया करते बाद में? जांगलधर। लिख लो उपाधि, टाइटल। अब सुनो देखो, एक बहुत पुरानी किताब है जिसके राइटर है चिंतामणि भट्ट। क्या नाम है राइटर का? नाम क्या? चिंतामणि भट्ट नाम करके एक राइटर है। और चिंतामणि भट्ट ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है सूख सप्तति। क्या नाम बुक का? सूख का मतलब होता है तोता। सूख का मतलब क्या होता है? सप्तति का मतलब 700। जैसे सूर सत सही,
सूरवीरता की 700 कहानियां तो हमने क्या कर दिया, सूर से। तोते की 700 कहानियां संस्कृत में, वो अपने राजस्थानी में तो सूरसत से ही, ये संस्कृत में तो नाम क्या हो गया, किसकी बुक है, क्या नाम है बुक का? सूक का मतलब क्या होता है, तोता। सप्तती का मतलब क्या मतलब होता है, साफ। कर्ण सिंह का एक बेटा है, बेटे का नाम है अनूप सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के बेटे का नाम क्या है? उसने एक राइटर को बुलाया, राइटर को बुलाकर ये जो शोक सप्तती है इसका राजस्थानी में अनुवाद कर दे। किस में अनुवाद कर दे? कौन सी बुक का? जो ओरिजिनली किसकी लिखी हुई है? अनुवाद कौन करवा रहा है? अनूप सिंह। किसका बेटा है? तो अनुवाद करने वाला उस बुक में जिसमें वो अनुवाद कर रहा लिखता है, मैं मां सरस्वती की कृपा से शोक सप्तती का राजस्थानी में अनुवाद कर रहा हूं। मैं जंगलदर बादशाह कर्ण सिंह के दरबार में यह अनुवाद कर रहा हूं। मैं जंगलदर बादशाह कर्ण सिंह के राजकुमार अनूप सिंह के कहने पर यह अनुवाद कर रहा हूं। मैं कौन, उसने कहीं लिखा ही नहीं, पूरी बुक में खुद का नाम नहीं है, पर उस बुक में पहली बार यह टाइटल है जंगलदर बादशाह। इससे पहले किसी भी बुक के अंदर यह टाइटल, तो अपने को पूछा कि जंगलदर बादशाह की पहली जानकारी कहां से मिलती है? शोक सप्तती से नहीं, शोक सप्तती के राजस्थानी ट्रांसलेशन से। शोक सप्तती तो ट्रांसलेशन से 1000 साल पहले की किताब है, उसके ट्रांसलेशन से जानकारी मिलती है। याद रहेगी बात, लिखो। शोक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से यह जानकारी मिलती है। या चिंतामणि भट्ट की पुस्तक शोक सप्तती, पूरा लिख लो। चिंतामणि भट्ट की पुस्तक शोक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से यह जानकारी मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ बुक शोक सप्तती ऑफ चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट की पुस्तक शोक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से यह जानकारी मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ बुक शोक सप्तती ऑफ चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट की पुस्तक शोक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से यह जानकारी मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय बुक शोक सप्तती ऑफ राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ बुक शोक सप्तती ऑफ चिंतामणि भट्ट। चिंतामणि भट्ट की पुस्तक शोक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से यह जानकारी मिलती। कर्ण सिंह खुद विद्वान आदमी है, उसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है साहित्य कल्पद्रुम। तो कर्ण सिंह ने खुद ने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या बताओ, देखे लिख लो। कर्ण सिंह की पुस्तक। कर्ण सिंह की पुस्तक, बुक ऑफ कर्ण सिंह। क्या नाम है कर्ण सिंह की बुक का बताओ, देखे साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम है? साहित्य कल्पद्रुम। चलो आगे। दरबारी विद्वान लिखो, कोर्ट स्कॉलर्स। क्या क्या नाम बताओ, देखे कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। राइटर का नाम बताओ पहले, क्या? गंगाधर मैथिल। कर्ण किसके दरबार में रहता? गंगाधर मैथिल कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के दरबार में रहता, इसलिए एक बुक कौन सी लिख दी उसने? कर्ण बुक। एक उसने कहा मेरे वाली कविता सबको खा जाएगी, कविताओं की डाकन है वो, तो कौन सी लिख दी उसने? काव्य डाकिनी। 2 किताब बताओ कौन कौन सी है? किसकी बुक है? गंगाधर, गंगाधर, गंगाधर मैथिल, मैथिल, मैथिल नहीं, 2 मात्राएं हैं, एक मात्रा नहीं। कितनी मात्राएं? हमारी आदत होती है मैथिल, मैथिल नहीं, क्या है? रणछोड़ भट्ट तैलंग, तैलंग अपने बोलते हैं तेलंग, तेलंग नहीं, क्या है?
गंगाधर। जो मिथिला का रहने वाला है मैथिल, जो तेलंगाना का रहने वाला है तैलंग। तो क्या नाम बनते का बोलो देखिए, गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल की दो किताबें बताओ। कर्ण भूषण और काव्य। किस किसने मूवी देख रखी अब तक? 56। अब तक 56 मूवी किस किसने देखी? बाकी नहीं देख रखी? क्या करते हो तुम जिंदगी में? नाना पाटेकर की बहुत अच्छी मूवी है। अब तक एक बॉम्बे के अपने पुलिस ऑफिसर हुए थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने 56 एनकाउंटर किए, इसलिए मूवी का नाम ही क्या हो गया? तो नाना पाटेकर उसमें पुलिस अधिकारी है, उनके जूनियर होता है एक सब इंस्पेक्टर होता है। नाना पाटेकर एक दिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? तो वो कहता है वैशाली। तो नाना पाटेकर कहते हैं साली तुम नॉर्थ इंडियन, वैशाली नहीं होता वैशाली होता है, वैशाली। तो वैसे ये मैथिल नहीं होता है, क्या होता है? मैथिल। क्या नाम है? तेलंग नहीं होता, क्या है? तो नाम बोलो, अब बोलो। गंगाधर मैथिल। क्या क्या? और कौन सा नगर है जयपुर में? वैशाली नगर। कौन सा है? कौन थी वैशाली? सर ये तो बताया नहीं आपने, ऐसे नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड थी सर, आपने ये कहा अभी। बिहार में वैशाली नाम की एक जगह है, वहां की एक बहुत फेमस डांसर भी थी, उसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली। तो वैशाली अपने उस टाइम की राजधानी थी भारत की। लिच्छवियों का जो राज्य था उसकी राजधानी जो हुआ करती, वो राजधानी कौन सी थी? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के टाइम में। तो भगवान बुद्ध बाद में उसको बौद्ध धर्म में लेके आते हैं आम्रपाली को। इसलिए भारत में जहां जहां वैशाली नगर है वहां आम्रपाली सर्किल है। आप दिल्ली का वैशाली नगर जाओगे, आम्रपाली सर्किल है। आप यहां जाओगे तो यहां पर भी क्या है? तो आप जब भी कभी वैशाली नगर के आम्रपाली सर्किल जाओ तो आप याद करोगे? याद करोगे? क्या याद करोगे? सर ये नहीं पता, याद कर लेंगे। आपने कहा था आ गए आम्रपाली सर्किल, आ गए। चलो अगला राजा लिखो। अच्छा, कल्याणमल ने अकबर के साथ संधि कर ली थी, उसके बाद बीकानेर के राजाओं की अकबर के साथ में क्या थी? संधि। और बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ इंडिया में ही रही थी। हम पढ़ रहे हैं राय सिंह बुरहानपुर में था। बुरहानपुर एकदम वो मध्य प्रदेश का निचले वाला हिस्सा है उधर से। वैसे अनूप सिंह की पोस्टिंग भी साउथ इंडिया में रही, लेकिन साउथ इंडिया में औरंगजेब की तरफ से कई अच्छी लड़ाइयां जीती। किसकी तरफ से? और औरंगजेब की तरफ से अच्छी लड़ाइयां जीती। तो औरंगजेब ने इसको एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम है माही मरातिब। क्या उपाधि है? जैसे मैं बताऊं, आज मैं यदि कहूं कि यार आर्मी का सबसे बड़ा ऑनर कौन सा होता है, तो आप मुझे कहोगे सर परमवीर चक्र। इंडियन आर्मी में आज सबसे बड़ा कोई ऑनर माना जाता है, अपना सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? परमवीर चक्र। वैसे वैसे उस समय मुगलों के दरबार में सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर कोई था, तो वो कौन सा था? जिसका कुछ कुछ मतलब ऐसा धरती जीतने वाला, विजेता टाइप का मतलब, माही मरातिब। तो औरंगजेब ने बीकानेर के एक राजा को माही मरातिब की उपाधि दी। अनूप सिंह। किसको दी? अनूप सिंह। क्या जीतने के कारण? साउथ इंडिया। क्या जीतने के कारण? लिख लो, दक्षिण भारत में जीत के कारण, ड्यू टू विक्ट्री इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जीत के कारण, ड्यू टू विक्ट्री इन साउथ इंडिया। औरंगजेब ने इसे माही मरातिब की उपाधि दी थी। औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ माही मरातिब। औरंगजेब ने इसे माही मरातिब की उपाधि दी थी। औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ माही मरातिब। औरंगजेब ने इसे माही मरातिब की उपाधि दी थी। औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ माही मरातिब। कौन सी उपाधि दी थी? माही मरातिब। समझ जाओगे ना क्या है? कहां पर जीत के कारण? जब ये साउथ इंडिया में पोस्टेड था उन दिनों औरंगजेब थोड़ी अपनी कट्टर नीतियां अपना रहा था और औरंगजेब कह रहा था कि मंदिर तोड़ दी जाए। क्या तोड़ दी जाए? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मंदिर अपने लिए दो चीजों से महत्वपूर्ण थे। एक तो वो अपना वर्शिप पैलेस है, पूजा स्थल है ना। दूसरा है कि वो अपने स्कूल ले दे के अपने स्कूल वही हुआ करते जहां बच्चे पढ़ा करते। इसका मतलब मंदिर में एक तो मूर्ति, एक किताबें। और आक्रमणकारी जाते इन दोनों पर आक्रमण करते, एक तो मूर्तियां तोड़ते और किताबें फाड़ देते। तो अब किसी एक मंदिर है, मैं मान लो उसका पुजारी हूं और मुझे पता चला कि यार औरंगजेब की सेना आ रही है मंदिर तोड़ने के लिए। तो मुझे पता था एक तो ये मूर्ति तोड़ के जाएंगे, ये किताबें फाड़ के जाएंगे। तो मेरा पहला ये लक्ष्य बनता है कि मैं इनको बचाऊं, कैसे न कैसे करके बचा लूं। मैं मूर्ति बचा लूं। भाई अपने कहते हैं टूटी हुई मूर्ति अच्छी है ना। मूर्ति छोड़ो, आपने तो कप टूट जाता है तो चाय नहीं पीते।
घर में मम्मी ने कहती स्टूडेंट लाइफ में तो अपने टूटे हुए में पीते हैं कि रूम पे तो एक आधा टूट ही जाता है, वरना स्टूडेंट लाइफ की सबसे जोरदार पहचान है कि यदि कोई रूम पे गेस्ट आ जाए तो भयंकर दिक्कत होती है, क्योंकि अपने पास 4 कप है, चारों अलग अलग है ना, अलग अलग कलर के हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, फिर एक स्टील के गिलास में चाय लेके जा रहे हैं, है ना, 3 उन कप के अंदर लेके जा रहे हैं, तो वैसा होता ही है। पर चूंकि घर पे मम्मियों को दे भाई ये खंडित हो गया, इसका आप यूज करना, कोई भी चीज खंडित हो उसका यूज नहीं करते, तो मूर्ति तो बहुत बड़ी चीज हो गई भाई, तो कहा भाई मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, किताबें अपनी फटनी नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए, तो लोग नदी में बहा देते कि भाई गंदे हाथ लगे, वरना वो किताब पे आके टॉयलेट करेंगे, मूर्तियों को तोड़ेंगे, मूर्तियों पे थूकेंगे, भगवान पे कोई टॉयलेट करे थूके तोड़े, इससे अच्छा इसको नदी में बहा दो। माँ गोदावरी, माँ गंगा, जो जो पास में नदियां वो पवित्र नदियां वो अपने साथ ले जाएगी, अपने पे तो पाप नहीं लगेगा कि आंखों के सामने कुछ ऐसा हो गया था। कहते अनूप सिंह को जब ये पता चला तो अनूप सिंह वहां ऐलान करता है कि किसी भी जगह पर मंदिर टूट रहा हो और यदि लोगों को लगे कि वहां की मूर्तियों को नहीं बचा पाएंगे, वहां की किताबों को नहीं बचा पाएंगे, मेरे पास लेके आ जाओ, मैं बचा दूंगा। इसलिए साउथ इंडिया में खूब सारे लोगों ने इसको मूर्तियां ला के दी, खूब सारी इसको ला के दी बुक्स, ये सारी बीकानेर लेके आ गया। अब इतनी मूर्तियों क्या करें, तो एक बड़ा सा कमरा बनाया और उस बड़े से कमरे में सारी मूर्तियां रख दी। अब लोगों ने कहा भाई ये क्या है, तो हमने कहा ये मंदिर है। किसका मंदिर है, तो देवी देवताओं का मंदिर है। कौन से देवी देवता का मंदिर है, तो एक मूर्ति हो तो नाम ले, तो हमने कहा सारे देवी देवताओं का ही है। उसने बड़ा कहा सारे मतलब, हमने कहा सारे, उसने कहा सारे 33 करोड़ होते हैं, हमने कहा तो वो सारे ही है, इसलिए नाम है मंदिर का 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। क्या नाम है, आप कोई पूछे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है, कौन से राजा के टाइम बना, ये मूर्तियां कहां से लाया, कहां से लेके आया, लिखो, दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। ही ब्रॉट आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस फ्रॉम साउथ इंडिया। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। ही ब्रॉट आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस फ्रॉम साउथ इंडिया। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। He brought idols of Hindu god and goddess from South India. हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था तथा इन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया, तथा इन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। एंड kept them in temple of 33 crore deities, तथा इन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। एंड kept them in temple of 33 crore deities, तथा इन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। एंड kept them in temple of 33 करोड़ deities। उनमें एक मूर्ति है, गणेश जी महाराज की मूर्ति है, जिनका नाम है हेरंब गणपति। क्या नाम है, लिखो, यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ हेरंब गणपति। यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ हेरंब गणपति। यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ हेरंब गणपति। यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति। इस मूर्ति की विशेषता है कि गणेश जी महाराज शेर पे बैठे हुए। किस पे बैठे हुए, लिखो कोष्टक में, शेर पर सवार गणेश जी। गणेश आर राइडिंग ऑन लोइन। शेर पर सवार गणेश जी, गणेश आर राइडिंग ऑन लोइन। कुल मिला के बात यह है जी, बाकी पूरी दुनिया के अंदर गणेश जी महाराज नैनो कार चला रहे हैं, यहाँ गणेश जी के पास रेंज रोवर है। बाकी सब जगह चूहे पे घूम रहे हैं, पर यहाँ गणेश जी के पास क्या है। अच्छा, हम जब क्या, अब तो आपके क्या हिस्ट्री उतनी पढ़ाते हैं जितनी जीके में काम आती है। पहले जब हम आरएस का एग्जाम देते तब हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता, अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होते। जब मेरे पास हिस्ट्री था तो तब हम हिस्ट्री थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ते। तब हम पढ़ते कि जो चूहा है ये पहले शिव जी का वाहन था। किसका वाहन था, शिव जी का। लेकिन बाद में धीरे धीरे शिव जी का वाहन हो गया नंदी बैल, और चूहा किसका वाहन हो गया, गणेश जी का। तब मुझे लगता कि यार ये तो ठीक वैसा है ना कि पापा के पास पहले बाइक होती है, फिर पापा कार लाते हैं, तब बाइक अपने को मिल जाती है। तो पहले शिव जी के पास नैनो थी, बाद में शिव जी लाए फॉर्च्यूनर, तो गणेश जी महाराज को कहा कि नैनो तू रख ले। और तब से लेके आज दिन तक गणेश जी महाराज के पास क्या है, नैनो, है ना। हालांकि खराबी बात है, मतलब इतने ही मोटे ताजे आदमी को बहुत छोटी सी गाड़ी दी हुई है, ऐसा अच्छा नहीं है भाई, उनके पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, शेर किसका वाहन, ये और देखो, अपने सारे देवताओं के पास में गाड़ियां हैं, एक भी पैदल, सारे यूं पैसे वाले थे सारे। भगवान विष्णु सबसे बड़े, तो उनके पास हेलीकॉप्टर है, गरुड़ पे घूम रहे हैं भाई साहब, है ना, बड़े हैं तो हेलीकॉप्टर पे चले। तो अब शेर किसका वाहन है, माता जी का, दुर्गा माता का। तो मुझे लगता है कभी ऐसा हुआ होगा कि दुर्गा माता माँ पार्वती से मिलने आए होंगे,
आपने रेंज रोवर बाहर पार्क की होगी, शिव जी महाराज गणेश जी महाराज बाहर गए होंगे, गणेश जी ने जा कहा होगा ये मैं हूं, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे पहाड़। वो वाली जो उनकी मूर्ति है वो हेरंब गणपति है। कौन सी है? कहां पे रखी हुई है? बीकानेर। कौन से मंदिर में? 33 करोड़। एक तो मूर्तियां लाया, दूसरी क्या लेके आया? पुस्तकें। लिख लो, दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था, दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें भी लेकर आया था। ही ऑल्सो ब्रॉट संस्कृत बुक्स फ्रॉम साउथ इंडिया। दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें भी लेकर आया था। ही ऑल्सो ब्रॉट संस्कृत बुक्स फ्रॉम साउथ इंडिया। फिर एक लाइब्रेरी बनवाई इसने, उस लाइब्रेरी में रखवा दी। लाइब्रेरी का नाम था सरस्वती भंडार। क्या नाम था? ऑब्वियस बात है, विद्या की देवी कौन? माँ सरस्वती। तो बुक्स को किस में रखी जाएगी? सरस्वती भंडार। कि भाई यहाँ माँ सरस्वती का भंडार है, भाई विद्या की देवी का भंडार लिखो। तथा इन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया एंड केप्ट देम इन संस्कृत सरस्वती भंडार लाइब्रेरी। तथा इन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया एंड केप्ट देम इन सरस्वती भंडार लाइब्रेरी। तथा इन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया एंड केप्ट देम इन सरस्वती भंडार लाइब्रेरी। आजकल इस लाइब्रेरी का नाम है अनूप संस्कृत पुस्तकालय। क्या नाम बोलो देखे? क्योंकि कौन से राजा के टाइम का है? अनूप सिंह। कौन सी भाषा की बुक से ज्यादा? संस्कृत रखी हुई है, तो पुस्तकालय। तो आजकल इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनूप संस्कृत। लिख लो, कोष्टक में इसी की लिख लो ताकि याद रह जाएगा। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। कि फिर लोगों ने कहा भाई राजा अनूप सिंह के नाम पर ही करो यार, वही जब लेके आया था बुक्स। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बंद कर लो बॉक्स में, है ना। इसी के अंदर वो 3000 किताबें थी जिनको टेसीटोरी पढ़ के गया। वो जो टेसीटोरी वाली लाइब्रेरी है वो यही लाइब्रेरी है। सरस्वती भंडार पुस्तकालय कह दीजिए, या उसका नाम क्या है आपके? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि एक बुक है चिंतामणि भट्ट की सूक सप्तती, उसका कौन सी भाषा में अनुवाद हो रहा है? राजस्थान। कौन करवा रहा है? कर्ण सिंह का बेटा अनूप सिंह। कर्ण सिंह का बेटा अनूप सिंह यही है जो राजा बना हुआ। तो इसने खूब सारी संस्कृत की बुक्स थी जिनका ट्रांसलेशन करवा दिया। कौन सी भाषा में? लिख लो। इसने संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। इसने संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। He got translated Sanskrit books in Rajasthani. He got translated Sanskrit books in Rajasthani. इसने संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। जैसे लिख लो, 2-4 के नाम लिख लेते हैं अपने, कोई मेंस में कभी आंसर लिखें तो अपने काम आए। क्या का नाम बताओ देखे? सुख कारिका, वैताल 25। सुख कारिका, सुख मतलब तोता, तोते वाली कहानियां, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? सुख। ये बहुत फेमस कहानियां थी भारत की, पुरानी भाषा में लिखी हुई। वैताल, विक्रम वैताल की कहानियां सुनी होगी। एक राजा विक्रम है जिनके साथ एक भूत लटका रहता है हमेशा, उसका नाम वैताल है। तो विक्रम वैताल की 25 कहानियां, इसलिए नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत गीता के बारे में तो आप जानते हो। गीता जी वाला जो अनुवाद था वो जिस बंदे ने किया था, उस बंदे का नाम था आनंद राम। क्या नाम था? तो कोई पूछ लेगा भाई गीता का अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था? लिख लो इसके आगे, आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया था। आनंद राम ट्रांसलेटेड गीता। आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया था। आनंद राम ट्रांसलेटेड गीता। किसने अनुवाद किया था? आनंद राम। अब एक और सुनो, उस लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं, जिस लाइब्रेरी को सरस्वती भंडार पुस्तकालय कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं अनूप संस्कृति पुस्तकालय, उसमें जाते हैं तो कुछ किताबें पढ़ी है जिनके मैं नाम बोलता हूं। उन किताबों के नाम है सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। आपको अरे 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 सर ये तो किसकी किताबें हैं? वो बीकानेर पढ़ी है। वो कहां पढ़ी है? क्योंकि मेवाड़ वालों के तो कुंभा के बाद में लड़ाइयां शुरू हो गई थी, जो अमर सिंह के टाइम में जाके रुकी है।
तो सांगा का पूरा जीवन लड़ाइयों में, उदय सिंह लड़ाइयों में, प्रताप लड़ाइयों में, तो उनकी किताबें तितर बितर हो गई। वो सारी किताबें जो कुंभा वाली वो एक जगह कोई कंपाइल करवाता था। वो राजा कौन था? अनूप सिंह। देखो, कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। संकलन समझते हो? एक जगह इकट्ठा करना, कंपाइल। ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक बुक्स ऑफ कुंभा। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। या ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ कुंभा, उसके जो टेक्स्ट थे म्यूजिक के, कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ कुंभा। अब देखो, बुक्स लाता है, लाइब्रेरी बनवाता है, अनुवाद करवाता है, कुंभा वाली इकट्ठी करवाता है। इसका मतलब बंदा लिखने पढ़ने का शौकीन आदमी है, तो खुद भी लिखेगा। देखो अनूप सिंह की पुस्तक है। पढ़ो, नाम पढ़ो। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोदय। क्या नाम दोबारा बोलो? श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। ये जो अनुपोदय किताब है, ये गीत गोविंद पे टीका है। कौन सी किताब पे टीका है? आप कहोगे सर ये टीका तो हमने पहले पढ़ रखी है, रसिक प्रिया। कुंभा ने गीत गोविंद पे जो टीका लिखी उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। अनूप सिंह जो लिख रहा है वो क्या है? अनुपोदय। कौन सी है? अनूप। अच्छा, गीत गोविंद कौन से सब्जेक्ट की बुक है? संगीत। गीत गोविंद नाम ये किसकी बुक है? संगीत। ओरिजिनली किसकी बुक है? इसका मतलब बंदा संगीत का जानकार है, तभी तो कुंभा वाली किताबें इकट्ठी करवा रहा है। जो जानेगा वो इकट्ठी करवाएगा। लिखो कोष्टक में, गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। अब लिखो दरबारी विद्वान। आप लिखो ना, तब साथ साथ में मन ही मन बोल के लिखा करो ताकि याद हो जाएंगे। क्लास में बैठे बैठे यदि एक दो नाम भी याद हो जाते ना अपने, ठीक रहता है। तो आप घर पे जाते तो आपके दिमाग में रहता है यार ये नाम तो मेरे को याद है। वो 3-4 बार मन ही मन रिवीजन होगा तो फिर भूलोगे नहीं आप। क्या क्या नाम बताओ देखे? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। क्या क्या नाम दोहराता हूं? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास। अनूप सिंह दरबार में संगीत पे किताब है। अंकुश विलास रत्नाकर याद रखने।
आगे तो अनूप और संगीत युक्त लगाना है, तो किसके दरबार में? अनूप सिंह के। किस पे किताबें लिख रहा है? संगीत की। आगे वाले 3 नाम याद कर लो, अंकुश, विलास और रत्नाकर। आप बोलो, एक साथ बोलो, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्न। जो मुगल बादशाह था शाहजहां, शाहजहां के दरबार में एक बहुत अच्छा संगीतकार था, उसका नाम था जनार्दन भट्ट। क्या नाम था? जनार्दन भट्ट का आगे बेटा होता, उसका नाम क्या है? अब शाहजहां का बेटा होता है औरंगजेब, तो किसके दरबार में आ गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत को बैन कर दिया। औरंगजेब ने कहा आज के बाद यदि किसी ने गीत गा दिया ना, मैं जीभ काट लूंगा तुम्हारी। जब उसने म्यूजिक को बैन किया तो म्यूजिशियन कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो अपने राजस्थान आ गए थे। उनमें एक म्यूजिशियन राजस्थान के बीकानेर के राजा के पास चला गया। उस राजा का नाम क्या है? क्या नाम है? अनूप सिंह। अनूप सिंह। और उसके दरबार में कौन चला गया? तो बहाव भट्ट अनूप सिंह के दरबार में गया। अनूप सिंह ने उसको अपने पास रखा, तो उसने संगीत की बुक लिखी, तो अनूप सिंह को डेडिकेट कर दी। तो सारी किताबों में नाम किसका लिख दिया उसने? अनूप सिंह। तो किताबों के नाम हो गए संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास। इस लिहाज से औरंगजेब अपने लिए बहुत अच्छा है। वो मूर्तियां तोड़ रहा था, तो राजस्थान में मूर्तियां ले लेके आए, मंदिर बने। नाथ जी वाला मंदिर, द्वारिकाधीश जी का मंदिर, 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर, सारे चक्र बन गए। उसने किताबें फाड़ी, लोग किताबें अपने पास लेके, अपने लाइब्रेरी बन गई। उसने म्यूजिशियन को दरबार में निकाला, वो अपने पास आए, राजस्थान में म्यूजिक का विकास हुआ। उसने पेंटिंग पे रोक लगा दी थी, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे खूब सारे पेंटर अपने राजस्थान आ गए थे, इसलिए उसका विकास हुआ। तो औरंगजेब की वजह से खूब सारा अपने कला और संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ है। बोलो थैंक यू औरंगजेब। चलो ठीक है, 2 विद्वानों के नाम और लिख लो। आपको लग रहा है काय थैंक यू सर नहीं निकालता, हमको तो नहीं पढ़ने पड़ते। दो और किताबें बोलो, देखिए अनंत भट्ट की बुक का नाम बोलो, क्या नाम है? और उदय चंद्र की क्या नाम है? पांडित्य दर्पण। दोबारा बोलो, अनंत भट्ट की तीर्थ रत्नाकर, उदय चंद्र की तीर्थमाला किसने लिखी? मेहाजी। मेहाजी किसके दरबार में थे? तीर्थ रत्नाकर कौन लिख रहा है? अनंत भट्ट। ये किसके दरबार में? दोनों राजा म्यूजिक के शौकीन है, वो भी म्यूजिक की बुक लिख रहा था, ये भी म्यूजिक की बुक लिख रहा है। उसके बुक में तीर्थमाला है, इसके सॉरी उसके दरबार में तीर्थमाला और इसके दरबार में तीर्थ। वो लिखने वाले मेहाजी थे, ये लिखने वाला कौन है? अच्छा, अभी हमने पढ़ा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? कौन से राजा के टाइम में? अनूप। ऐसा कैसा एक मंदिर बना हुआ है मंडोर। कहां पर बना हुआ है? मंडोर कहां पर है? जोधपुर। और मंडोर में वो जो ऐसा मंदिर है वो बनाने वाला राजा था अभय सिंह। कौन था? ये लिख लेंगे ताकि एक साथ अपने याद हो जाएंगे। अच्छा, अपने क्या है यहाँ पे, अब चूंकि कोई 33 करोड़ देवी देवताओं का मतलब खूब सारी मूर्तियां रखी हुई है, कहने का मतलब केवल इतना है ना, ये नहीं कि आप गिनने बैठो 33 करोड़, आपने कहा नहीं सर ये तो 62 ही हो रही है, पर ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, इतनी सारी मूर्तियां एक साथ रख दी, खूब सारी रख दी इसलिए बोलने लग गए। तो वैसा वैसा वो जो मंदिर है, तो एक बड़ा कमरा बना के रखा गया। पश्चिमी राजस्थान में बड़े कमरे को बोलते हैं साड़। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली मैं उस दिन आपको बता रहा था, ये अड़ा होता है, अड़ा है ना। साल, साल का मतलब होता है वर्ष। तुम कितने साल के हो, मैं पूछूं तुम्हारे घर में कितनी साल है, तुम्हारे घर में कितने मास्टर बेडरूम है, एक मैं पूछता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी होगी, अलग अलग बात है। पर चूंकि आपने देवनागरी लिखते हैं, आजकल लिखते नहीं, इसलिए अपने इसी को क्या लिख देते हैं? साल लिख देते हैं। तो वो जो मंडोर वाला मंदिर उसको बोलते हैं 33 करोड़ देव देवताओं की साड़। मतलब वही साड़ मतलब बड़ा कमरा, मतलब बड़ा मंदिर। कोई पूछे 33 करोड़ देव देवताओं की साड़ कहां पर है, कौन से राजा ने बनवाई? लिख लो नीचे अलग से। अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देव देवताओं की साड़ बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट साड़ ऑफ 33 करोड़ दैट इज एट मंडोर। अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट साड़ ऑफ 33 करोड़ दैट इज एट मंडोर। अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट साड़ ऑफ 33 करोड़ दैट इज एट मंडोर। मंडोर जोधपुर में। अगला राजा, ये बॉक्स बंद कर देना अलग से ना, जोधपुर की बात है अलग।
अगला कौन है? सूरज सिंह एक्चुअली राजा था ही नहीं, सूरज सिंह का भतीजा राजा बना था, भतीजे का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? और ये उसका बनाया गया था संरक्षक। संरक्षक समझ गए? गार्जियन। जैसे मोकल छोटा है तो कौन संभालेगा? चुंडा। चुंडा नहीं संभाल रहा तो कौन संभालेगा? रणमल। कुंभा छोटा है तो भी कौन संभालेगा? रणमल। पढ़ रहे हैं हम ऐसा कुछ? तो संरक्षक। जसवंत सिंह छोटा है तो कौन संभालेगा? राज सिंह। कुंभा पढ़ा था हमने अलग अलग। वैसे के वैसे सूरज सिंह का भतीजा राजा, वो छोटा इसलिए संभालता कौन है? सूरज सिंह। पर सूरज सिंह भतीजे को मार देता है और मार के सूरज सिंह क्या बन जाता है? राजा। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लोगों ने कहा राजा तू तो है ही नहीं, राजा तेरा भतीजा था, तू भतीजे को मार के बनाया, इसलिए हम तेरे को टैक्स। तो जो बड़े बड़े सामंत थे उन्होंने टैक्स देने क्या कर दिए? बंद। तो इसने कहा लेना मुझे आता है, मैं ले लूंगा मेरे हिसाब से, तुम दो मत, रुको एक बार। तो 1805 में ये बटनेर पर हमला करता है। कहां पर हमला करता है? बटनेर पढ़ा था हमने। ये बटनेर पर हमला करता है, बटनेर पर कब्जा करता है। और बटनेर पर कब्जा किया उस दिन मंगलवार था, इसलिए बटनेर का नाम बदलकर क्या कर देता है? क्या कर देता है? क्योंकि उस दिन क्या था? मंगलवार। किसका वार? इसलिए नाम बदल के क्या किया गया? मान लो उस दिन मंगलवार नहीं होगे, बुधवार होता तो गणेशगढ़। क्या नाम होता? और उस दिन मान लो शुक्रवार होता तो संतोषगढ़। संतोषी माता का व्रत करते हैं यार शुक्रवार को। उस दिन शनिवार होता तो थावरगढ़। क्या होता? और उस दिन रविवार होता तो सूरजगढ़। क्या नाम होता? उस दिन सोमवार होता तो शिवगढ़। लेकिन उस दिन मंगलवार था, इसलिए नाम क्या रखा गया? हनुमानगढ़। वरना पहले उसका नाम क्या था? लिखो 1805 ईस्वी में, इन 1805 एडी, 1805 ईस्वी में, इन 1805 एडी, 1805 ईस्वी में, इन 1805 एडी, इसने बटनेर पर अधिकार किया था। ही कैप्चर्ड बटनेर। इसने बटनेर पर अधिकार किया था। ही कैप्चर्ड बटनेर। इसने बटनेर पर अधिकार किया था। ही कैप्चर्ड बटनेर। उस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। उस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। उस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। सो बटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। सो बटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। सो बटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। बटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1814 में अटैक करता है चूरू पर। कहां पर अटैक करता है? उन दिनों चूरू का जो सामंत था जिसने इसको टैक्स देने से मना किया था, उसका नाम था शोजी सिंह। क्या नाम था? और शोजी सिंह ने कहा भाई जो भतीजे को मार के राजा बना उसको मैं तो टैक्स नहीं दूं। इसने कहा मुझे लेना आता है, तो इसने अटैक कर दिया। अटैक कर दिया, उसने कहा क्या बात है, लड़ाई कर लेंगे। तो चूरू और बीकानेर के बीच में युद्ध होने लग गया। चूरू शानदार कंडीशन में चल रहा था, पर भाई ठिकाना तो ठिकाना होता, रियासत तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो किले के अंदर, चूरू के किले के अंदर लोहा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? लोहा खत्म हो गया। अब गोले लोहे के बनते हैं, अब वो बारूद किस में डाला जाए? तो चूरू के सेठ आए और चूरू के सेठों ने आके शोजी सिंह को कहा कि शोजी सिंह तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता, मेटल खत्म हुआ, धातु खत्म हुई है, लोहा खत्म हुआ है, हम तुम्हें चांदी दे देंगे। क्या दे देंगे? सेठों के पास में चांदी थी तो उन्होंने कहा हम तुम्हें चांदी दे देंगे, शोजी सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो क्या ला के दी उन्होंने? इसलिए बाद में किसके गोले चलाए गए? किसके गोले? लेकिन वो चांदी के गोले जब बाहर गए तो सूरज सिंह को पता चल गया कि अब माल मत्ता खत्म हो गया अंदर। चांदी के गोले आ रहे हैं, चांदी कितनी देर चलाओगे, चांदी कितनी हो सकती है? तो सूरज सिंह को पता चला कि अब चूरू के पास में ज्यादा कोई पावर बची, वो और बड़ा हमला करता है, सेना और बुलाता है, चूरू पे भी क्या कर लेता है? कब्जा। पर इस चक्कर में क्वेश्चन बन गया, राजस्थान के कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे? कौन से किले से? कब चला दिए गए? कौन से सामंत ने? किसके खिलाफ? 1814 ईस्वी में, इन 1814 एडी, 1814 ईस्वी में, इन 1814 एडी, इसने चूरू पर आक्रमण किया था। ही अटैक्ड ऑन चूरू। इसने चूरू पर आक्रमण किया था। ही अटैक्ड ऑन चूरू। इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। दिस टाइम सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट। इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। दिस टाइम सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट। इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। दिस टाइम सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट। वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट। क्या फायर किए गए? सिल्वर कैनन बॉल्स या चांदी के गोले फायर किए गए थे।
अगला लिखो, इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। दिस टाइम शोजी सिंह वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ चूरू। इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। दिस टाइम शोजी सिंह वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ चूरू। शोजी सिंह क्या था? चूरू का सामंत था। कब चलाए गए बताओ? कौन से किले से? क्या चलाए गए? कौन, किस सामंत ने? किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? फिर मैं आपको उस दिन बता ही रहा था, जालोर वाले चाय को बोलते हैं सै। क्या बोलते हैं? तो 1814 में 1800 सुरू के किले से। कौन से किले से? सांदी के घोड़े। कौन से घोड़े? सलाए गए। चलाए नहीं? किसने सलाए? शोजी सिंह। किसने सलाए? किसके खिलाफ सलाए? कब सलाए? 1800। कौन से किले से? कौन से घोड़े? क्या किए गए? किसने सलाए? किसके खिलाफ सलाए? सब सह 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 सह। 1814 सुरू का किला, सांदी के घोड़े, शोजी सिंह ने सूरज सिंह के खिलाफ सलाह दी। याद रह जाएगा? पक्का? तो कब सलाए थे बता दो? कौन से? किसके खिलाफ? कौन से किले से? किसने सलाए? किसने सलाए? तो इसने दो जगह कब्जा किया था, एक तो बटनेर और एक चूरू। चूरू वाले में घटना हो गई कि वहां से चांदी के घोड़े चला दिए। इन दिनों मराठे अटैक कर रहे थे अपने। कौन अटैक कर रहे थे? मराठे। मराठों का एक सेनापति अपने यहां पर बीकानेर पे 2 अटैक करके जाता है। उस सेनापति का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? ये क्यों सेनापति मैं अभी बता दूंगा। एक बार सिंपल एक लाइन लिखो, आप लिखो, जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। अरे तो लिखे एक बार, जितनी लाइन बोली है उतनी लिख। तो जैसा क्यों लगता है कि मैं भाग जाऊंगा पूरी बात बताए बिना? मैंने भी तो कहा था यार, हे भगवान। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। तो अब ये अटैक हो रहे हैं तो राजा को लगार पार पड़ेगी नहीं। इन्हीं दिनों देश में आए हुए थे अंग्रेज। कौन आए हुए थे? उन्होंने कहा था हम अटैक से बचाते हैं, जिसको भी अटैक से बचना है हमारे पास है, आओ। ऐसा उन्होंने किस साल का? 1800। यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करे। लिखो, 1818 में क्या हुआ था तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे बुढ़ापा है, याददाश्त खत्म हो चुकी है। लिख लिया? 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है ना। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स इन 1880। इसी ने आपके देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया था। पहले वो छोटा मंदिर रहा होगा, फिर जो बड़ा मंदिर कोई बनाता है तो वो कौन बनवाता है? सूरत से। लिख लो, देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। देशनोक की जगह का नाम, बीकानेर में जगह का नाम है देशनोक, क्योंकि करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। हाँ, कुलदेवी नागणेशी माता। देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट करणी माता टेम्पल एट देशनोक। देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट करणी माता टेम्पल एट देशनोक। देशनोक कहां पड़ता है? बीकानेर। अब लो, आपके इस बंदे की बात करते हैं। हेडिंग डालो, जॉर्ज थॉमस। ये उन दिनों की बात है जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता। जब अंग्रेजों का राज था तो लोग दूर दूर से नौकरी करने के लिए इंडिया आते। इंडिया एक तो अच्छी कंट्री था, पैसे वाली जगह थी थोड़ी, तो वैसे भी लोग नौकरी करने आते हैं। अंग्रेजों के टाइम में लोगों को नौकरियां थोड़ी मिल भी रही थी ज़्यादा, तो ज़्यादातर जो गोरे लोग थे वो अपने यहाँ नौकरी करने के लिए आते। उन्हीं गोरे लोगों में से एक गोरा आदमी अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए इंडिया आता है। वो कौन था? ये रहने वाला था आयरलैंड का। कहाँ का रहने वाला था?
ये आयरलैंड सब इंग्लैंड के पास ही पड़ते हैं। उस टाइम में तो जो यूनाइटेड किंगडम हुआ करता उसके हिस्से ही हुआ करते, सारे पार्ट ही थे। ये बंदा अंग्रेजों के पास आया, इसने अंग्रेजों को कहा भाई मुझे सेना में नौकरी दो। अंग्रेजों की सेना थी लंबी चौड़ी, अंग्रेज मिलिट्री भी रखते, व्यापार में उनको आवश्यकता पड़ती खूब सारी, तो उन्होंने, पर अंग्रेजों का वैकेंसी नहीं। अब कोई बंदा सामान उठा के आयरलैंड से इंडिया आ गया और अगले को आप कह रहे हो नौकरी नहीं है, तो अब वापस तो बेचारा क्या जाए। उसने कहा और कहीं नौकरी मिलती तो और कर लेते। इसको नौकरी मिल गई मराठों के पास। किसके पास मिल गई? तो ये मराठों की तरफ से लड़ने लग गया। और मराठों को उन दिनों ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो लड़ाई के वही तरीके जानते हो जो अंग्रेजों को पता है, क्योंकि मराठों की अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां चल रही थी, पर अंग्रेज टेक्नोलॉजी के मामले में आगे थे, मराठे उतने आगे नहीं थे। अब मराठों को पता था अपने को अच्छी तोपें बनानी है, तोप बना ली, अब चलाए कौन? चलाने वाला भी तो कोई अंग्रेज होना चाहिए। तो मराठे तो बाप रे गोरा रंग का देखते रख लिया करते कि रंग गोरा है, तू आ जा भाई साहब, कि ये अंग्रेजों की कोई ना कोई बात जानता है, अपने को बता देगा, हथियार चलाने सिखा देगा, दूसरे चलाने सिखा देगा। तो ये मराठों का सेनापति था। किसका सेनापति था? अब मराठों के दो प्रकार के सेनापति हो सकते हैं, एक तो मराठे खुद, एक ये गोरे। अच्छा, कोई मराठा खुद मराठों की सेना में क्यों लड़ेगा? तो आप कहोगे सर देश के आन बान शान के लिए। कोई इंडियन इंडिया की सेना में क्यों लड़ रहा है? तनख्वाह अलग बात है, बाकी सब अलग बात है, नौकरी अलग बात है, कहीं ना कहीं उसके दिल में यह भी तो है कि मुझे मेरे देश की क्या करनी है। जब युद्ध हो रहा होता है उस समय उसके दिमाग में ये नहीं होता कि देश ने मुझे तनख्वाह दी इसलिए मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। उस समय होता है कि मुझे मेरे देश की क्या करनी है, रक्षा करनी है, इसलिए मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। पर यदि कोई आज मैं कहूंगी इंडिया की सेना में एक अमेरिकन लड़ रहा है, तो वो तो देश की अनबान शान की नहीं लड़ रहा। उसको तो केवल ये कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, जिसने रुपए दिए उसकी तरफ से लड़ो। तो ऐसे जो सेनापति हुआ करते इनको अपने बोला करते भाड़ाइती सेनापति। क्या बोलते? जो भाड़े पे काम करते हैं, है ना। मर्सी इंग्लिश में ज्यादा अच्छा नाम होता है, मर्सिनरी कमांडर। ये मर्सिनरीज हुआ करते थे, किराए की सेना। आप ये कह दीजिए किराए की, अभी भी होती है। रूस में वैगनर ग्रुप, अभी तो इतना बड़ा पंगा हुआ था उनका कि रूस में एक प्राइवेट आर्मी है, उस प्राइवेट आर्मी का नाम है वैगनर। क्या नाम है? वैगनर। रूस में ये जो अब आपका पुतिन राष्ट्रपति है, इसके कोई काम करने वाला नीचे बंदा था, उसने वो बना ली थी। प्रिगोजिन नाम था, प्रिगोजिन ने बना ली थी। उसने कहा मैं एक प्राइवेट आर्मी बना लेती हूँ, रूस के भी काम आ जाएगी। तो रूस के तो काम आती थी, बाकी भी कोई देश हमें बुलाएगा उसकी तरफ से लड़ लेंगे। तो सीरिया में लड़ रहे थे, माली में लड़ रहे थे, अभी रूस का यूक्रेन से युद्ध हुआ तो रूस ने कहा लो भाई प्राइवेट आर्मी तुम भी आ जाओ। तो रसिया की जो गवर्नमेंट आर्मी है वो भी लड़ रही है और वैगनर ग्रुप जो कि प्राइवेट आर्मी है वो भी लड़ रही है। एक दिन इन दोनों में आपस में नहीं बनी और जो गवर्नमेंट आर्मी वाले थे इन्होंने 2-4 मिसाइलें इन पे ठोक दी कि चलते युद्ध में कहते हैं यूक्रेन की तरफ चाहिए, हमें क्या पता। तो ये बड़े नाराज हुआ, प्रिगोजिन नाराज हुआ और उसने कहा भाई ये क्या तरीका है, हमारे पर ऐसे कैसे मार दी। और वो अपने पूरे ग्रुप को लेके वापस रसिया की तरफ आया। उसने रसिया के शहर पे कब्जा कर लिया, रोस्तोव। कौन से शहर पे? रोस्तोव पे कब्जा कर लिया। और उसने कहा अब हम मॉस्को जाएंगे। और मॉस्को पड़ता है रोस्को से 200 किलोमीटर, मतलब जयपुर दिल्ली दूर है थोड़े, इससे भी नजदीक। मतलब राजधानी कितने पास में आप आके कहते हो राजधानी पे कब्जा करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उधर से पुतिन ने कहा कि यदि अब रोस्तोव से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून देंगे हम, एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। फिर रूस के पास में एक देश और पड़ता है, उसका नाम है बेलारूस। क्या नाम है? उसका जो हेड है उसका नाम है लुकाशेंको। क्या नाम है? लुकाशेंको ने उस प्रिगोजिन को कहा कि प्रिगोजिन मेरे पास आजा वरना पुतिन भून देगा। तो उसने इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया, समझौता, और वो पूरा का पूरा ग्रुप वापस हट गया। अभी 2-1 महीने पहले खबर आई थी कि प्रिगोजिन हवा के अंदर उड़े, हवा में रह गए। किसने सल्टाया, किसने मारा, इस बारे में कोई जानकारी। देश के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। तो आज भी भाड़े की सेनाएं होती है। तो उस समय मराठों के भी ऐसी भाड़े की सेनाएं हुआ करती थी। उस सेना का एक सेनापति, उसका नाम क्या था? अरे बड़ा गजब कमांडर था। मैं तो जब इसको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है अरे यार क्या बहादुर आदमी हुआ है। आयरलैंड से एक बंदा आता है नौकरी करने के लिए, मराठों का सेनापति बनता है, मराठों की तरफ से अटैक करता है। धीरे धीरे मराठे कमजोर हुए। मराठे कमजोर हुए, उसको लगा कि मराठे तो अपने चक्कर में जीत रहे हैं, तो ये अपनी खुद की सेना बना लेता है और मराठों से अलग हो जाता है। हरियाणा पे कब्जा कर लिया था इसने। ये राजा था हरियाणा का, हांसी। हिसार पड़ता है, हिसार इसके आसपास, हांसी इसकी राजधानी थी। वहां का राजा बन गया था पूरा का पूरा। और आपको भाई खूब सारी टेरिटरी पे इसने कब्जा कर रखा है। यहां का मैं राजा हूं, और कोई भी लड़वाएगा तो उसकी तरफ से भी लड़ लेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आयरलैंड से आया हुआ एक आदमी भारत के किसी भी क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है, और न केवल कब्जा करता है बल्कि वहां का क्या बन जाता है। बहादुर लोगों की कदर की जानी चाहिए। उन्हीं में एक बहादुर आदमी कौन था? जॉर्ज थॉमस। लिखते हैं इसके बारे में, लिखो यह आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास।
यह है मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। यह है मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठास। इसने मराठा सेनापति के रूप में बीकानेर, जयपुर तथा उदयपुर पर आक्रमण किए थे। ही अटैक्ड ऑन बीकानेर, जयपुर एंड उदयपुर एज मराठा कमांडर। इसने मराठा सेनापति के रूप में बीकानेर, जयपुर तथा उदयपुर पर आक्रमण किए थे। ही अटैक्ड ऑन बीकानेर, जयपुर एंड उदयपुर एज मराठा कमांडर। इसने मराठा सेनापति के रूप में बीकानेर, जयपुर तथा उदयपुर पर आक्रमण किए थे। ही अटैक्ड ऑन बीकानेर, जयपुर एंड उदयपुर एज मराठा कमांडर। इसने मराठा सेनापति के रूप में जयपुर, बीकानेर, जयपुर तथा उदयपुर पर क्या किए थे? आक्रमण। तो जब ये आक्रमण करता है तब अपनी डायरी लिखता है, और डायरी में लिखता है भाई आज हम यहां गए, आज हम यहां गए। तो ये लिखता है आजकल मैं राजपूताना में रहता हूं। कहां पर रहता हूं? पहली बार राजस्थान के लिए रिटर्न रूप में किसी ने राजपूताना वर्ड यूज में लिया था, वो बंदा जॉर्ज थॉमस है। कोई आपसे पूछेगा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? लिख लो। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम, या फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। इसने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। मुंशी देवी प्रसाद इसके बाद के, ये तो मराठों का सेनापति था तो 1805 के आसपास तो मर ही गया था। मुंशी देवी प्रसाद तो 1900 में कर रहे थे, बाद के हो गए ना। तो राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना। अब तो अपने सारे ही कर रहे हैं, पर पहली बार रिटर्न में बोलते होंगे, पहले भी लोग कहते होंगे तभी इसने किया है, अपने मन से लाया नहीं होगा, पर रिटर्न रूप में अपने को पहला इस प्रकार का लिखा हुआ मिलता नहीं, पहली बार इसी की डायरी के अंदर मिलता है। ये जब मर गया था तो इसका एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। उसने एक बुक लिखी थी इस पे, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। लिख लो, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक इसी में लिख लो और बॉक्स में बंद कर लो, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्योंकि वो सेनापति था ना, तो मिलिट्री की यादें उसकी, मेमोर्स उसके। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री कमांडर बन के आया था। मेमोर्स मतलब एक प्रकार से संस्मरण जो होते हैं, यादें जो होती है किसी की, जो उसके मिलिट्री के जो संस्मरण थे, सेना के जो थे, किसके? जॉर्ज थॉमस के। तो वो लिखता है इसकी, उसकी डायरी को उसने पब्लिश कर दिया था, एक प्रकार से बुक बना दी उस डायरी को। ठीक है, तो ये अलग से बॉक्स में बंद करना। बस जॉर्ज थॉमस का ना, ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला बंदा कौन था? तो कौन था? तो प्री में तो यही क्वेश्चन पूछेंगे, पर कभी मेंस में पूछ ले, नहीं भी पूछे, कोई इंटरव्यू में पूछ ले क्या राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन करता? आपको जॉर्ज थॉमस। अगला पूछेगा इसके बारे में और क्या जानते हो आपको? सर एक ही बात, आगे नहीं पूछना, एक ही जानते हैं। पर अपने जानते होंगे तो अपने बता सकते हैं कि कहां का रहने वाला था? आयरलैंड। क्यों आ गया था राजस्थान? मराठों का सेनापति। कौन सा सेनापति? अगला ये पूछ ले बढ़ाईती सेनापति क्या होते हो, बता सकते हो? जो रुपए लेके काम करते हैं किसी की तरफ से, वो कौन से हो जाएंगे? बढ़ाईती। अगला वापस पूछ ले कि अब भी कोई करता है क्या रुपए लेके काम? कहना सर हाँ, अब भी प्राइवेट आर्मी होती है। अमेरिका ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखी है, रशिया वालों की प्राइवेट आर्मी है, और भी कई देशों की, सऊदी अरब ने, इन सब ये अरब कंट्रीज जो इनके पास खुद की सेना कहाँ है? ये जो तेल वाले देश हैं, ये सऊदी अरब और इस प्रकार के देश है, सऊदी अरब के लिए तो भाड़े की सेना है पाकिस्तान। पाकिस्तान वाली सेना वो भाड़े की सेना है, उसको कोई बुला सकता है कि तुम हमारी तरफ से लड़ो। ये सऊदी अरब की तरफ से नहीं लड़ते हैं जाके, है काम मतलब चले जाते हैं थोड़े चला लेते हैं। तो मेरा कई बार बड़ा ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री की कोई ऑफिसर को देखिए, उसके यहाँ पे मेडल लगे हुए खूब सारे। तुम यार 4 युद्ध लड़े, चारों भारत से लड़े, चारों हार गए, तुम्हें मेडल कहां से मिले?
तुम्हारे वे को मेडल दे देते हो अपने, ठीक है। एक आधे ने किसी ने कोई ढंग का प्रदर्शन किया होगा, सबके मेडल है। तो कई मेडल तो इन्होंने भारत वालों में ले रखे हैं छोटे मोटे, कई इन्होंने सऊदी अरब में वहां ले रखे हैं। वहां लड़ाई वड़ाई इतनी होती भी नहीं ज्यादा, तो ये उनकी है। वहां पे छोटा मोटा कोई उपद्रव होता और होता दबा देते हैं। बीच में एक बार बड़ा हो गया था, तो जो सामने वाला ग्रुप था वो पाकिस्तान वालों पर भारी पड़ा था। तो इनका एक कमांडर था बाजवा जो कमांडर था, वो बाद में चप्पलें हाथ में लेके आया था, कूटा था उन्होंने अरब वालों ने उधर इसको। तो पाकिस्तान वाले इसी प्रकार का काम कर लेते हैं। पाकिस्तान क्या दुनिया में एकमात्र आर्मी है जो सलवार कुर्ता पहनती है। बाकी सब आर्मी आपको वेल ड्रेसअप मिलेगी, एकमात्र जो सलवार पहन के रखते हैं। तो मेरे को तो इनका यही नहीं समझ में आएगा, लड़ते कैसे हैं और इनके कपड़े कैसे हैं। पाकिस्तान की आर्मी की तो खूबियों किससे है ना, कि एक बार अमेरिका का कोई बहुत बड़ा नेता, अमेरिका कोई बहुत बड़ा सेनापति था, वो पाकिस्तान आया हुआ था। वो उधर का कोई कमांडर वमांडर रहा होगा, तो पाकिस्तान वाले लेके गए कि साहब हमारी आर्मी का इंस्पेक्शन करो। तो आर्मी सारी खड़ी है, वो सैल्यूट वैल्यूट मारना जो भी परेड वरेड करनी होती करी। तो नोटिस किया कि पाकिस्तान वाले सारे तभी इतनी खुजलियां कर रहे हैं खड़े खड़े, मतलब उनसे सावधान नहीं खड़ा रहा जा रहा। वो आया बेचारा, उसने जो पाकिस्तान वाला कमांडर था उसको इंग्लिश में कहा कि इनके अंडरगारमेंट्स चेंज करवाओ रे, ये तुम्हारे नाहे नहीं पता नहीं कितने दिन से, और इसलिए खुजलियां कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले की अंग्रेजी मेरी तरह माशाअल्लाह ही रही होगी, उसको इतनी अंग्रेजी समझ में आई। उसने जाके कहा कि नौजवानों सबको अंडरगारमेंट्स चेंज करने हैं, तो तुम इसके पहनो, तुम इसके पहनो। उसने आपस में करवा दिए थे। तो कुछ ही कर सकते हैं, वो देश अलग है भाई साहब, वो देश का अल्लाह ही मालिक है। अगला राजा लिखो। इसलिए 1 तारीख को मूवी आ रही है, सब लोग देख के आएंगे सैम बहादुर। 1 तारीख को कौन सी मूवी रिलीज हो रही है? सैम बहादुर। विक्की कौशल की मूवी है सैम बहादुर। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सैम बहादुर नहीं देख के, वरना तुम्हारी भारत की नागरिकता समाप्त। हाँ, मैं टिकट करवा दूं, मतलब देश के लिए तुम 200 रुपए नहीं कर सकते। चलो, जो देश के लिए 200 रुपए नहीं कर सकता उनके लिए मैं दे दूंगा। आप कह देना कि सर देश के नाम पर हमारे पास 200 रुपए या जितने की भी 200-250 की जो भी टिकट है वो नहीं है, उनके मैं दे दूंगा। और जो देश के लिए 250 रुपए खर्च कर सकते हैं वो तो देख के आएंगे। हाँ? क्या 2 घंटे क्लास होगी यहीं पे? हाँ, अच्छा मूवी यहीं दिखा दे। कंजूसी की हद देखो भाई, यहां सेना की बहादुरी की बातें बताई जा रही है, अगर सर यहीं दिखा दो। इस बोर्ड का और क्या काम है सर, कुछ तो इसका सही यूज लो सर। आप नहीं सिनेमा हॉल में जाके देख के आओगे, ताकि जिसने भी मूवी बनाई उसको कॉन्फिडेंस आए आगे और हमारे सेना के अधिकारियों पर मूवी बने। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि 47 के बाद जो वो बहादुर ऑफिसर जो विभिन्न युद्धों में हमारे देश की तरफ से लड़े थे उनको हम जानते नहीं है। सैम जैसे लोगों की कहानी, सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ हमारे भारत के थल सेनाध्यक्ष थे उन दिनों में जब हम 71 का युद्ध लड़ रहे थे। उनसे बेहतरीन कमांडर मतलब दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में नहीं हुआ है, और हमारे बच्चे सैम के बारे में नहीं जानते। मुझे लगता है यार हिस्ट्री में फिर भी हम हमारे महानतम राजाओं को, हम पृथ्वीराज चौहान को, हम महाराणा प्रताप को, हम कुंभा सांगा राज सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को, राजा सूरजमल को हम पढ़ते हैं, जानते हैं। इनके बारे में हमारी किताबें कब पढ़ाएगी कि जनरल करियप्पा कौन थे, इनके बारे में कौन बताएगा, थिमैया के बारे में हम क्या जानते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सगत सिंह कौन थे, या हम कैसे जानेंगे कि सैम बहादुर कौन थे। तो यदि किसी ने मूवी बनाने का साहस दिखाया है सैम बहादुर तो देखी जानी चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मैं 2 मूवी बताता हूं, कभी देखना। एक मूवी आपने देखी होगी 1971, है ना, खूब सारे लोगों ने देखी होगी। 1971 का जो वॉर है, सैम मानेकशॉ वाली मूवी भी लगभग उसी पे होगी। 1971 के वॉर में हमारे कुछ सैनिक पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए। कुछ हमने पाकिस्तान के पकड़े थे 93,000। कितने पकड़े थे? 93,000। आज तक के दुनिया का इतिहास है किसी देश के इतने सैनिकों ने एक साथ घुटने नहीं टेके। ये रिकॉर्ड किसके पास है? पाकिस्तान के पास है कि उनके कितने हजार लोगों ने घुटने टेके एक साथ। 93,000 लोगों ने एक साथ उठक बैठक लगाई कि हम काली गाय हैं, हम आइंदा से कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार छोड़ दो हमें। हमने 93,000 को बाकायदा जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा की एक मीटिंग में निर्धारित किया गया कि यदि भी किसी सैनिक को पकड़ लिया जाता तो उसके साथ क्या बिहेव किया जाना चाहिए, उसके अनुसार उनको रखा और उनको यहां से वापस भेजा। उस युद्ध के दौरान हमारे कुछ सैनिक भी पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भेजा नहीं। वो सैनिक किस प्रकार से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, इस पर एक मूवी बनी हुई है, और किस प्रकार उन सैनिकों को वहां बुरा बिहेव किया जाता है, इस पर एक मूवी है 1971। कौन सी मूवी है?
डायरेक्टर शोले के जो रमेश सिप्पी थे, उनका बेटा पोता है, उनका पोता है शायद, उस पोते ने ये मूवी बनाई है। रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, उनके पोते ने। विडंबना देखिए आप इस देश की, एक बंदे ने 1971 के उन वॉरियर्स पर, वो जो प्रिजनर्स थे उन पर, वो जो ब्रेव हीरोज थे उन पर एक मूवी बनाई। भारत में उस मूवी को खरीदने वाला कोई नहीं था। 3 चीज होती है, एक होता प्रोड्यूसर जो उसमें पैसे लगाता है, एक होता डायरेक्टर जो मूवी बनाता है, एक होता डिस्ट्रीब्यूटर जो खरीदता है और आगे सिनेमा हॉल के अंदर देता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला कोई। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर लगा देखेगा कौन भाई? डिस्ट्रीब्यूटर देखता है ना कि हीरो कौन है, शाहरुख खान, तो देखता शाहरुख खान के नाम पर मूवी चल जाएगी। या शाहरुख खान नहीं है तो इसके अंदर कोई गाने वाने अच्छे हैं क्या, गाने अच्छे हैं, इनके नाम पर चल जाए। किसी बड़ी हीरोइन ने कोई डांस किया, आइटम डांस किया है, चलो इसके नाम पर चल जाए। कुछ ना कुछ तो देखता है, अगला भी रुपए निकालना चाहेगा, पर उसको लगा कि ना यार, भारत की जनता वॉरियर्स पे तो कौन देखने आएगा, तो उसकी मूवी को कोई नहीं खरीदता है। कोई नहीं खरीदता तो उसकी मूवी रिलीज। उस मूवी में है आपके मनोज वाजपेयी, है ना, और खूब अच्छे अच्छे लोग हैं उसके अंदर, खूब बाकी अच्छे वाले भी है, जो खूब सारे अच्छे लोग हैं उसमें। मनोज वाजपेयी उसमें, मानव कौल है शायद उसके अंदर, अच्छे लोग हैं। कोरोना जब लगा तो कोई मनोज वाजपेयी का एक फैन मनोज वाजपेयी की मूवीज की लिस्ट चेक करके मनोज वाजपेयी की मूवी देखनी शुरू करता है कि यार मैं सारी मूवी देख दूंगा, कोरोना में फ्री बैठा हूं। उसको उसकी लिस्ट में एक मूवी मिली 1971, पर वो किसी भी जगह नहीं है, ना उसकी सीडी है, ना वो को नेटफ्लिक्स पे, ना कोई हॉटस्टार पे, कहीं उसको किसी भी पर नहीं मिली। तो उसने मनोज वाजपेयी को ट्वीट किया कि मैं इन दिनों तुम्हारी मूवी देख रहा हूं, पर तुम्हारी इस लिस्ट में एक मूवी है 1971, पर ये मूवी ओरिजिनली तो कहीं मिली नहीं रही। मनोज वाजपेयी ने केवल उस ट्वीट में उस मूवी का जो डायरेक्टर था उसको टैग कर दिया कि भाई इससे पूछो, मुझे नहीं पता बनाने वाला, और जो प्रोड्यूसर था इससे पूछो। प्रोड्यूसर ने वो मूवी यूट्यूब पे डाल दी, और यूट्यूब पर भारतीय मूवियों में सबसे अधिक देखी जाने वाली है। इतनी प्यारी, इतनी शानदार मूवी, आपको पता नहीं कितनी जगह पे आंसू आएंगे, पता नहीं कितनी जगह आपका यूं दिल पसीजेगा कि यार क्या हीरो थे हमारे वो लोग, और हम उनके बारे में जानते नहीं। एक और बेहतरीन मूवी, वो भी मनोज वाजपेयी की, चिटगोंग। चिटगोंग तो देखा जाना चाहिए। मैं बड़ा यूं जीव रोता है कई बार कि 1930 में बंगाल का एक शहर है, उस शहर का नाम है चिटगोंग। क्या नाम है? जिसको आजकल बोलते हैं चटगांव, बांग्लादेश में इसको चटगांव बोलते हैं। चिटगोंग नाम का एक शहर है। उस चिटगोंग नाम के शहर में एक टीचर है, उसका नाम है मास्टर सूर्य सेन। क्या नाम है? तुम्हारे जैसे बच्चों को लेके, आपकी उम्र तो फिर भी बड़ी है, 8वीं तक की स्कूल का टीचर है वो, और उन बच्चों को लेके वो आर्मी बना लेता है। वो अंग्रेजों का राज चिटगोंग में खत्म कर देते हैं। चिटगोंग में 1930 के अंदर वो इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। मास्टर सूर्य सेन उसके राष्ट्रपति बनते हैं। चटगांव के अंदर भारतीय झंडा लहरा दिया जाता है। चटगांव के अंदर पूरी तरीके से अंग्रेज समाप्त कर दिए जाते हैं। टेलीफोन के तार, रेलवे की जो पटरियां, जो भी टेलीफोन की तारें, सब काट दी गई। बाहर की दुनिया से चटगांव का कोई कांटेक्ट नहीं। चटगांव स्वतंत्र है, चटगांव आजाद है। मास्टर सूर्य सेन बच्चों को लेकर ये कर देते हैं, कुछ गांव के लोग, कुछ बच्चे। काफी दिनों बाद में जाके अंग्रेज चटगांव पर दोबारा कब्जा करते हैं। मास्टर सूर्य सेन गिरफ्तार किए जाते हैं। मास्टर सूर्य सेन को फांसी लगा दी जाती है। उसमें एक लड़की होती है प्रीतिलता वाडेकर, जो कि अंग्रेजों के साथ उसी में एक एनकाउंटर के अंदर रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मार रही थी, वहां पर हमला कर रही थी, तब उसमें लड़ते हुए मारे गए थे। एक और लड़की थी उसमें, कल्पना दत्त, जो बाद में सूर्य सेन के साथ पकड़ ली गई, उसको सजा हुई, बाद में उसको छोड़ दी गई। उसने पीसी जोशी से शादी कर ली थी, इसलिए उसका नाम कल्पना जोशी था। वो हमारे राज्यसभा की ऑनरेबल मेंबर रही थी। दुख की बात देखिए, हम कल्पना जोशी के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि वो आजादी के बाद भी जिंदा रही है। जबकि हमारी उस चिटगांव आर्मरी रेड की मुख्य सैनिक थी वो कल्पना दत्त। हमारा देश कई मामलों में बड़ा विरोधाभासों से भरा हुआ देश है, जो अपने हीरोज को कभी ढंग से पहचान ही नहीं पाया। चिटगांव भी यूट्यूब पे डालनी पड़ी। चिटगांव को खरीदने वाला भी कोई नहीं था। और इस कैसे कहा जा सकता है कि उसने गलत किया? क्योंकि मैं जब नाम भी लेता हूं किसी में चिटगांव, तो बच्चे जानते भी नहीं चिटगांव क्या है। सही बात है, यदि चिटगांव जैसी मूवी बना के डाल दी जाए, देखने कौन जाए? और जो कि दोनों इतनी, ये तो कहते हैं कई बार क्या होता है, किसी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे मूवी बनाते हैं और उसको इतना कचरा कर देते हैं कि अपना जीव भी नहीं करता कि देखिए मोहनजोदड़ो दाहब के फर्जी मूवी है वो, है ना, क्यों बना ली उन्होंने, कैसे, मतलब 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़े ना तो डंकी बना दे, उससे अच्छा फर्जीवाड़ा किया हुआ। इतना ही भयंकर फर्जीवाड़ा बाजीराव मस्तानी, बाजीराव नाच रहा है उसमें खाली। मतलब मैं कहता हूं, मैं जब हिस्ट्री का स्टूडेंट बन के सर के पास पढ़ रहा था, उन दिनों जब बाजीराव पढ़ाया जाता, बाजीराव मेरा फेवरेट कैरेक्टर, और मुझे लगता है यार क्या बंदा था जिसने सपना देखा कभी कि अटक से कटक तक भारत एक होगा। पाकिस्तान में सिंधु की उस सहायक नदी अटक से लेके उड़ीसा के उस कटक तक भारत का झंडा होगा, यहां तक हमारा है, और वो जीत गया, इस प्रदेश को जीता है। क्या आतंक रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली में बैठे हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने
मुगल बादशाह जो है, जो दिल्ली का मुगल बादशाह है, उसने कहा एक दिन कि इस बाजीराव के बारे में क्या जानकारियां। और वहां कोई एक नवाब साहब बैठे थे, उन्होंने कहा अरे बाजीराव फर्जी आदमी, क्या है अपने आगे कुछ थोड़ी, अपने बादशाह है, मैं आपका सेनापति हूं और अपने सामने बाजीराव कुछ ही नहीं है। यह समाचार बाजीराव को पुणे में पता चलता कि कल दिल्ली में बात हुई है मेरी, और मेरी बात में मुझे फर्जी बताया गया है। अगले दिन बाजीराव महज 500 सैनिकों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ रवाना होता है। केवल कितने सैनिक? मुगल बादशाह की राजधानी आ रहा, वो केवल 500 सैनिक लेके। मुगल बादशाह को जब समाचार मिला कि बाजीराव दिल्ली की तरफ आ रहा है, मुगल बादशाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। 3 दिन तक मुगल बादशाह की औकात नहीं हुई कि दिल्ली वापस आए। बाजीराव ने कुछ ही नहीं किया, दिल्ली के बाहर बैठा, 3 दिन तक शिकार किया, फिर वापस चला गया। वो केवल औकात बताने आया था कि मैं चीज क्या हूं। वो बाजीराव है, वो बाजीराव है जिसकी मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे उसकी पेंटिंग बना के दिखाई जाए। एक पेंटर ने उसकी पेंटिंग बनाई, जिस पेंटिंग में एक सीन है कि पीछे युद्ध का माहौल है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई, इसलिए युद्ध समाप्त हो गया। घायल पड़े हैं, कुछ सैनिक अपने हथियार उठा के जा रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड है। मेन पोज के अंदर एक घोड़े पर बाजीराव खुद बैठा हुआ है। घोड़े की जो रस्सी है उसने अपने दोनों पैरों के बीच में ले रखी है, और एक हाथ के अंदर उसके कुछ गेहूं के दाने हैं और दूसरे हाथ में लेके उनको मसल रहा है। संदेश यह है, मैसेज यह है पेंटिंग का कि युद्ध में बाजीराव ने भाग लिया है, पूरे दिन युद्ध लड़ा, उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। अब शाम को जाते समय उसको थकान महसूस हुई कि यार थक गए अपने तो पूरे दिन लड़ने के बाद। तब उसे याद आया यार मैंने तो खाना ही नहीं खाया था, इसलिए थका हुआ, इसलिए उसने अपने वो गेहूं के दाने जो सैनिक अपने साथ रखता है कि बीच में इमरजेंसी में खाएंगे, वो उसने अपने हाथ पे लिए। क्योंकि उसमें जान ही नहीं बची है, उसने अपने दोनों पैरों के बीच में वो अपनी दबा रखी है और आराम से यूं जा रहा है। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को जब उसकी पेंटिंग दिखाई गई तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा दूर लो, मुझे उसकी पेंटिंग से भी डर लगता है। ये बाजीराव है। उस बाजीराव से डांस करवाया बापड़े से। बाजीराव नाच रहा उसमें, काशी भाई। उस मूवी में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने जितनी वाहियात एक्टिंग की है, इस वजह से इन दोनों को उल्टा लटकाया लिया जाना चाहिए। उस मूवी में एक ही एक्टिंग अच्छी है, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अपने चरम पे, उसमें उसकी यूं आंखों से वो बोलती है, तब लगता है कि पेशवा की पत्नी ऐसी होती है। वो पेशवन बाई लगती है। उस मूवी का नाम बाजीराव मस्तानी होना ही नहीं चाहिए, उस मूवी का नाम होना चाहिए काशी बाई। और उसका जो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड है वो किसको दिया जाना चाहिए? प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवी में एक्टिंग देखिए आप, एक तो वो, एक बर्फी। शुरुआत के 10 मिनट तक आपको ये नहीं पता चलता कि प्रियंका चोपड़ा या वास्तव में कोई लड़की उठा के लाए जो इस प्रकार का भाई कम बुद्धि की लड़की है, उस प्रकार की कोई लड़की है। या तो प्रियंका चोपड़ा की उस मूवी में एक्टिंग में 10 मिनट तक पता नहीं चलता, या तनु वेट्स मनु में कंगना रनौत का डबल रोल, जिसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हरियाणा वाली लड़की बनती है, तब सच में लगता है कि हरियाणा की लड़की है। 5-7 मिनट बाद आपको लगता है कि ना ये तो यही है, और इस डबल रोल के अंदर है। तो हिस्टोरिकल मूवी बहुत फर्जी बनाते हैं अपने बॉलीवुड वाले, लेकिन ये 2 देखी जानी चाहिए, चिटगोंग और 1971। आप 1971 देखोगे तो उस समय की और बातें आपके दिमाग में आएगी, तब आपको और पता चलेगा उस 1971 का जो महानतम युद्ध है उसको जीतने वाले जो हमारे थल सेना अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? सैम मानेकशॉ। क्या नाम था? क्या नाम था? उन सैम पर मूवी बन रही है, सैम बहादुर। कौन सी मूवी है? जो कितनी तारीख को आ रही है? अपने नजदीकी सिनेमा घरों में 1 तारीख को। आप क्या देखने जाएंगे? कौन सी मूवी देखने जाओगे? सैम बहादुर। किस पे बनी हुई है? सैम कौन सा युद्ध जीते हैं अपने थल सेना अध्यक्ष के रूप में? 1970। उससे बड़ा युद्ध क्या होगा हमारे देश की इतिहास में? तो पक्के देख के आओगे सारे के सारे? चलो है, क्लास की छुट्टी कर दूंगा तुम्हारे, तुम देख के तो है ना। तुम एक दिन छोड़ देना क्लास, फिर क्या है देश की भावना है। आगे उन्हें 200 रुपए बच जाए, फिर आप सोचते हो फीस दी है, क्लास तो कैसे मिस कर सकता हूं मैं। हे भगवान है। हाँ, मैं 1 तारीख को नहीं, देखो 2 को देखना, 3 को देखना, जब भी आपको टाइम मिले। नाइट शो देखना, दिन का देखना, जब आप देखना चाहो। कुल मिला के वो मूवी देखी जानी चाहिए ताकि प्रोड्यूसर के पास में रुपए पहुंचे। अगली बार कोई करियप्पा की मूवी बनाए, अगली बार को आपने थिमैया का तो नाम नहीं सुना होगा यार, कि थिमैया, जनरल थिमैया क्या चीज हुए थे हमारे। आपने नाम नहीं सुना होगा करियप्पा क्या थे। हमारे भारत के पहले जो थल सेना अध्यक्ष बने हैं वो करियप्पा है। सर करियप्पा हमारे पहले थल सेना अध्यक्ष थे। करियप्पा सर का बेटा 1971 की वॉर में पाकिस्तान वालों द्वारा पकड़ लिया गया, एयरफोर्स में था और वो पकड़ लिया गया। करियप्पा सर आजादी से पहले भारत के कमांडर थे, बहुत बड़े। तब पाकिस्तान वाले सैनिक भी इंडिया में माने जाते। इंग्लिश आर्मी हुआ करती, अंग्रेजों की आर्मी थी, इंडियन आर्मी, उसमें पाकिस्तान वाले सैनिक भी थे, इंडियन सैनिक भी थे। जो मुस्लिम सैनिक थे वो पाकिस्तान चले गए, बाकी वाले कहां रह गए? इंडिया रह गए।
अब वो जो पाकिस्तान वाले जो सैनिक उधर गए थे उनमें कई आगे कमांडर बन गए, तो 71 वालों में वो कमांडर है जो पहले इंडिया में रह चुके थे, अब कहां पर रहते हैं, पाकिस्तान। उनको पता चला ये जो हमने पकड़े इनके अंदर एक करियप्पा सर का बेटा है। तो उन्होंने कहा अरे यार करियप्पा सर तो मेरे सीनियर थे और यार तुम उनके बेटे हो। तो उन्होंने करियप्पा सर को आता तो वहां से फोन लगाया और कहा सर करियप्पा सॉरी हमें नहीं पता था आपका बेटा हमने पकड़ लिया और हम इसको भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। करियप्पा सर का बयान है कि सबको भेज रहे हो, इसको अकेले को भेज रहे हो। तो उनके इसको अकेले को, बाकी को नहीं भेजेंगे, रख लो मार दो बोले, अकेले नहीं, या तो सबको भेजा जाए या सबको मारते इसको भी मार दिया जाए। अरे सर आपका बेटा हम छोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं भारत का बेटा है, मैंने जिस दिन फौज में भेजा था उस दिन देख लिया। ऐसे बहादुर लोगों के बारे में हम नहीं जानते कि करियप्पा क्या चीज थे। और मानेकशॉ के बारे में तो आप जब मूवी देखोगे, आप मानेकशॉ के बारे में तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ा जाना चाहिए कि कितना गजब इंटेलिजेंट आदमी था कि जून के आसपास में इंदिरा गांधी बुलाते हैं उनको और इंदिरा गांधी बुला के कहते हैं कि आपको पाकिस्तान पर हमला करना है और बांग्लादेश को आजाद करवाना है। वो बंदा उस दिन कहता है कि नहीं, हम जून के महीने मार्च के आसपास ही कह देती है शायद इंदिरा गांधी, हम अभी जो है वो गर्मियों के दिन चल रहे हैं, गर्मियों के सीजन के अंदर हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करें। क्यों नहीं करोगे? तो कहा अभी यदि हमला किया तो चाइना पाकिस्तान के पक्ष में आएगा और चाइना पाकिस्तान के पक्ष में आएगा तो हमें 3-4 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। हम पंजाब वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम जैसलमेर बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम बंगाल बॉर्डर पे पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम अरुणाचल बॉर्डर पे चाइना से लड़ेंगे, हम कश्मीर बॉर्डर पे चाइना से लड़ेंगे। इतने फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे, पार नहीं पड़ेगी अपनी। तो जनरल हमें क्या करना चाहिए? हम दिसंबर में लड़ेंगे। दिसंबर में क्या होता है कि सर्दी में क्या है, हिमालय पूरा बर्फ में भीग जाएगा, चाइना की तरफ से सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। हिमालय यूं ही रक्षा थोड़ी करता है, छोटी क्लासों से यूं ही थोड़ी पढ़ाता, वो मस्तक है हिमालय हमारा, वो मस्तक हमारी रक्षा करता है उस साइड से। तो यदि तुम दिसंबर में अटैक करोगे तो तुम पक्का पाकिस्तान पे कब्जा कर लोगे, बांग्लादेश आजाद करो। दूसरे का मैडम 15 दिन 16वां दिन नहीं लगने देंगे। 3 दिसंबर को हम युद्ध शुरू करते हैं, 16 दिसंबर को हम जीत गए थे, महज 13 दिन। 93,000 सैनिक घुटने टेक के हमारे सामने बैठे हुए थे। वो सेम है, उस सेम के बारे में जाना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, खोद खोद के पढ़ा जाना चाहिए। मतलब मूवी क्यों, उस पर किताबें 10 पढ़ी जानी चाहिए, आगे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, पीढ़ियों को बताई जानी चाहिए। जब हम ऐसे बहादुर लोगों के बारे में बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? इसलिए देख के आओगे, जब भी टाइम मिले देख के आना। अगला राजा लिखो अपने रतन सिंह। टाइम हो गया रे, चलो वाह, कल पढ़ेंगे।